गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप में। आज हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य देखने जा रहे हैं। जो वैज्ञानिक परिदृश्य में हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे, डिफेंस की बात करेंगे, ठीक है, और साइंस एंड टेक की बात करेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन बन सकते हैं या सिंगल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्यादातर अगर टफ बनाने वाला होगा तो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होगा। जो सिंगल वाला था, सिंगल लाइन में, वन लाइनर में अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए हम लोग संक्षिप्तियां देख चुके हैं। अब आते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा। देखिए, पहला है इलान क्रेटर। क्रेटर का फॉर्मेशन कैसे होता है ये जानना जरूरी है। तो अगर क्रेटर का फॉर्मेशन को देखें तो कैसे होता है क्रेटर फॉर्मेशन। तो कोई उल्का पिंड क्या होता है, आके उल्का पिंड और पृथ्वी से टकराता है। पृथ्वी से टकराने के बाद जो गड्ढा बनता है उसी को क्रेटर बोलते हैं। दो तरह के क्रेटर हो सकते हैं, एक तो उल्का पिंड का होता है, दूसरा होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मुंह पे, जैसे ये ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी क्या होता है कि विस्फोट के कारण यहाँ पे बहुत फोर्स के कारण ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, तो ये ज्वालामुखी क्रेटर के रूप में जाना जाता है। तो ये दो तरह के क्रेटर बनते हैं। तो जो इलान क्रेटर है ये इम्पैक्ट क्रेटर है, मतलब कि जो उल्का पिंड से टकराया हुआ है। अगर चीन में देखें तो चीन के उत्तर पश्चिम चीन के हेलो गजियांग हेलोंग गजियांग प्रांत में 1 लाख वर्ष के भीतर, अगर 1 लाख वर्ष के भीतर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर खोजा गया। तो 1 लाख वर्ष के भीतर उत्तर पश्चिम चीन के हेलोंग जियांग प्रांत में इलान क्रेटर का खोज किया गया है। ये चीन का क्या है, दूसरा क्रेटर है। ये चीन का दूसरा क्रेटर है। तो पहला अगर क्रेटर देखें तो वो है जी यू यान। क्या है, जी यू यान पहला क्रेटर है, ठीक है। अब देखें कि सबसे बड़ा, अगर देखें 200 करोड़ वर्ष पुराना की बात करें, 1 लाख वर्ष पुराना बात करें तो इलान क्रेटर को सबसे बड़ा क्रेटर मानेंगे। लेकिन 200 करोड़ पुराना में बात करें, 200 करोड़ पुराना में, तो दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रांत में, दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रांत में ब्रेडो फोर्ट क्रेटर है जो विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर है। तो ब्रेडो फोर्ट क्रेटर, बस आयु देखना, अगर 200 करोड़ पुराना पूछेगा तो ब्रेडो फोर्ट होगा, दक्षिण अफ्रीका में है, फ्री स्टेट प्रांत में पाया जाता है। वहीं 1 लाख वर्ष के भीतर पूछेगा तो इलान क्रेटर मानना चीन का, ठीक है। अगर सबसे पूछे कि बड़ा क्रेटर कौन है विश्व का, तो ध्यान रखना यही है, बेडफोर्ड क्रेटर है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक नेक्स्ट है, आप लोग भी जानते होंगे कि जो लोनार झील है महाराष्ट्र में, लोनार झील महाराष्ट्र में जो है, उस वो भी एक क्रेटर से बना हुआ झील है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में, ठीक। अब PSLV-C52 ये लॉन्च किया गया, इससे EOS-04 मिशन लॉन्च किया गया, या EOS-04 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। अगर पूछा जाएगा कि C52 कौन सी उड़ान थी, तो 54वीं उड़ान थी। कहां से उड़ा ये भरी, तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से प्रथम लॉन्च पैड से इसका उड़ान हुआ। इसके मुख्य उपग्रह देखें तो EOS-04 है और इसके साथ 2 लघु उपग्रह को भेजा गया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो PSLV-C52 है उसे 3 उपग्रह भेजे गए थे। मुख्य उपग्रह के रूप में EOS-4 था और 2 छोटे छोटे उपग्रह थे, और इनको 529 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थापित किया गया। तो इस 529 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट बोला जाता है, सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा 529 किलोमीटर वहां पे स्थापित किया गया है। याद रखना, एक होता है जियोसिंक्रोनस, ठीक है, और एक होता है सन सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस का मतलब है कि जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करेगा वैसे ही उसी के साथ साथ ही क्या है, सेम ये सैटेलाइट भी रोटेट करेगा, ठीक है। और सन सिंक्रोनस में क्या होता है, सन सिंक्रोनस में हमारा क्या होता है कि ये जैसे सन का चेंजेस होता है अर्थ के रिस्पेक्टिव में देखा जाता है, वैसे ही सन सिंक्रोनस में स्थापित होने वाला सैटेलाइट वैसे ही मोशन करता है। तो अगर देखें तो ये जो 2022 में पहला पूछा जाएगा मिशन कौन था इसरो का लॉन्च मिशन, तो वो PSLV-C52 था। नेक्स्ट इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि पीएसएलवी के ये एक्सेल संस्करण का कौन सा उड़ान था, तो ऐसे तो 54वां उड़ान था, लेकिन एक्सेल संस्करण का देखा जाए तो 23वां उड़ान था। और भू अवलोकन, ये जो EOS-4 है ये भू अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का फायदा क्या होता है, मेंस में लिखने का आएगा कि अर्थ ऑर्बिट में जो अर्थ ऑब्जर्वेशन होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन में देखो क्या होगा कि जितनी भी कृषि से रिलेटेड है, कृषि की सिंचाई, कृषि की पे खाद छिड़काव या इंसेक्टिसाइड का छिड़काव या बाढ़, कोई भी चीज अर्थ पे जो भी आपदा होता है, या किसी रचनात्मक कार्य में पार्टिसिपेट, जैसे
फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अगर कोई नुकसान हो जाता है, तो फसल का नुकसान हो जाता है, तो उसका आकलन इसी सब उपग्रह से किया जाता है, भू अवलोकन उपग्रह से किया जाता है, और फिर उनको क्या दिया जाता है, बीमा की राशि दी जाती है किसानों की। तो उसी तरह ये भी है कि ये वास्तविक एक अर्थ का मानचित्र प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पे हम आपदा और रचनात्मक कार्यों का विकास कर सकते हैं। ठीक। अब उपग्रह का वजन, ईओएस उपग्रह का वजन कितना था, तो 1710 केजी था। ठीक है। इसका निर्माण कहाँ किया गया था, तो यू आर राव उपग्रह केंद्र बेंगलोर में किया गया था। तो यू आर राव उपग्रह केंद्र बेंगलोर में इसका निर्माण किया गया था। कोई भी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होता है, उसका हमेशा मिशन का लाइफ ही 10 ईयर होता है। ठीक है। लगभग मुख्यतः 10 ईयर होता है, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। आईएनएस 2 टीडी ये इसरो द्वारा एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है जो लॉन्च किया गया है, और भारत भूटान संयुक्त उपग्रह का पूर्ववर्ती है। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा कि INS-2TD ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर के रूप में लॉन्च किया गया, या एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है इसरो का। पूछा जाए कि कौन एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है इसरो का, तो ENS-2TD को आप आंसर मारेंगे। इंस्पायर सैट 1 ये एक छात्र उपग्रह है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको बनाया कौन है, तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। ये सीधे सीधे पूछ ले कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में। तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST तिरुवनंतपुरम और कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका के सहयोग से ये इंस्पायर सैट 1 बनाया गया है। ठीक। इसमें सहयोग करने वाले भी कुछ विश्वविद्यालय हैं, जैसे नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर और नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताइवान ने भी इस उपग्रह के निर्माण में क्या हेल्प किया है। इंस्पायर सैट 1 वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज का अध्ययन करेगा, तो आइनोस्फीयर के डायनामिक को यह अध्ययन करेगा, और सूर्य का जो कोरोना है उसके तापमान प्रक्रिया में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, या उसके कोरोना के स्टडी में ये हेल्पफुल होगा। तो पहला क्या होगा, जो इंस्पायर सैट 1 है वेरी इंपॉर्टेंट है, आइनोस्फीयर के डायनामिक्स को अध्ययन करेगा। दूसरी बात है कि सूर्य के जो ये सन है उसके आउटर में जो एक प्रभा मंडल दिखता है उसको कोरोना बोलते हैं बाहर। तो कोरोना की स्थिति को या उसके हीटिंग प्रोसेस को समझना ही इंस्पायर सैट 1 का क्या है, उद्देश्य है। अब आ जाते हैं, इनसैट 4B सेवा मुक्त हो गया। तो बस ये नाम पता है कि इनसैट 4B सेवा मुक्त हो गया, लेकिन इसको टफ क्वेश्चन बनाने के लिए एक दो ऑप्शन और जरूर दे सकता है, जिसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप लोग को मालूम है मेंस का साइंस एंड टेक का सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो स्पेस डिब्रिज पे पूछा जाता है। क्या होता है कि जो उपग्रह हम लॉन्च करते हैं तो वो उपग्रह क्या हो जाता है, स्पेस में ही पड़ा रह जाता है, और वो उपग्रह क्या करेगा, एक दिन सोलार रेडिएशन है उसको भी रोकेगा। और दूसरी बात क्या है कि दूसरा उपग्रह प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लड़ जाएंगे, और लड़ के क्या होगा, उपग्रह नष्ट हो जाएगा, तो जिससे हमारा भारी नुकसान होगा। तो इसको कम करने के लिए क्या है ना कि यूएन और एक अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मालवा समन्वय समिति है। तो ध्यान रखना कि जो स्पेस में डेब्रिज है, मालवा है, उसको हटाने के लिए एक यूएन और इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिज कोऑर्डिनेशन कमेटी है एक। ठीक है, तो अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मालवा समन्वय समिति है, इस पे एक दिशा निर्देश इन दोनों ने दिया था। कौन कौन, यूएन और इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये डेब्रिज को कम करने के लिए स्पेस में इस पे न्यूनीकरण दिशा दिया था। क्या दिया था कि आप जो भी सैटेलाइट आप फेंक रहे हो और वो काम खत्म हो जा रहा है, तो उसको जिस ऑर्बिट से फेंका जा रहा है उस ऑर्बिट से बाहर निकाल के कहीं स्पेस में दूर में उसको भेज दो, या अर्थ के ग्रेविटेशनल में लाके उस उपग्रह को क्या कर दो, जला दो। ये दो उपकरण बताया था न्यूनीकरण करने के लिए। तो इस तरह का करने वाला अगर देखें, मैं अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि इनसैट 4B सेवा मुक्त हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पोस्ट मिशन डिस्पोजल जो डेब्री हटाना है, मिशन के पश्चात उपग्रह को मिशन के पश्चात हटाने की प्रक्रिया भी संपन्न हुआ, अर्थात इसको डेब्री की लिस्ट से हटा दिया गया या ये ऑर्बिट से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अगर ऐसा देखें तो 21वां ये भारत का मिशन पूर्ण करने के बाद निपटान किया गया है, ऐसा करने वाला भारत का 21वां जियो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल उपग्रह है। तो कौन सा है, ये पहला नहीं था, 21वां जियो इक्वेटर ऑर्बिटल उपग्रह है, 21वां, ध्यान रखना। ठीक, तो बस इतना ही ध्यान रखना था और कुछ नहीं है। 2007 में फेंका गया था फ्रेंच गुयाना से, तो इसे कोई मतलब नहीं है। देखो जेम्स वेब के बारे में पढ़ रहे हैं, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले बनाया कौन है, तो नासा ने बनाया है। ठीक है, कहां से प्रक्षेपित किया गया ये टेलीस्कोप, ये स्पेस टेलीस्कोप है, तो यूरोपियन एरियन 5 रॉकेट द्वारा फ्रेंच गुयाना से क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। फ्रेंच गुयाना है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। जब जियोग्राफी का मैपिंग किया होगा तो एकदम ऊपर दिखा होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा द्वारा
अब तक निर्मित सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। तो सब सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन पूछा जाए कौन सा है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। किसने बनाया था? नासा ने बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट कि एक विशाल अवरक्त दूरबीन है। तो किस टाइप का है टेलीस्कोप है, पूछ लिया जाए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस टाइप का है, तो इंफ्रारेड टेलीस्कोप है या अवरक्त दूरबीन है। ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कुछ तथ्य हैं इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जब भी लिखा गया JWST, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो प्राइमरी मिरर है या प्राथमिक दर्पण है, उसका व्यास लगभग 6.5 मीटर है और अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे बड़े दर्पण से युक्त दूरबीन है। तो सबसे बड़ा दर्पण आज तक अंतरिक्ष में जो दूरबीन फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, उसमें सबसे बड़ा दर्पण है। अच्छा, ये बेरिलियम क्या होता है? बहुत हल्की धातु होता है और ड्यूरेबल होता है, इसलिए इसका निर्माण टेलीस्कोप में किया गया है। तो पूरा जो दर्पण के जो सभी खंड हैं वो बेरिलियम के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो मिरर जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया है? बेरिलियम धातु से बनाया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का एक साझा मिशन है। तो ध्यान रखना, नासा है और कौन है? यू है, यूरोपियन यूनियन के जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो, और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये ध्यान रखना, ये तीन एजेंसी ने ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रोजेक्शन किया है। ठीक है, नासा का जो गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर है उसने इसका प्रबंधन किया है। विकास, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के विकास के प्रबंधन के लिए कौन है? गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर। ये किसका पार्ट है? ये नासा का ही। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा, बिग बैंग थ्योरी के आधार पे हम लोग अपनी सोलार सिस्टम को क्या उत्पत्ति बताते हैं, सोलार सिस्टम का। तो वही बिग बैंग के में जो प्रदीप्ति या ल्यूमिनस ग्लो होता है ना, उसके क्रमिक विकास को कि कैसे कैसे बिग बैंग थ्योरी में कैसे कैसे अभी भी ल्यूमिनस दिखता है, उसको ट्रैक करेगा ये दूरबीन। अर्थात जिसके आधार पे हम बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि कर सकते हैं और आगे पीछे की कुछ फिजिकल दूरबीन से देखा जा सकता है और कुछ नए तथ्य या खोज किए जा सकते हैं बिग बैंग थ्योरी के आधार पे। तो ये इंपॉर्टेंट रोल रहेगा बिग बैंग थ्योरी के ऊपर, इसको देखना। ठीक, एक पहला क्वेश्चन बनेगा कि धवन 1 क्या है? धवन 1 एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, पहली बात। तो धवन 1 क्या है? क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, पहली बात। दूसरी बात है कि इसको पहला ऐसा है जो कि इसको प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, कोई प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन पहला है जो धवन है। और कौन सा वो कंपनी है? तो एक स्टार्टअप कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस, इसके द्वारा बनाया गया है। स्काई रूट स्पेस एरोस्पेस द्वारा क्या गया है? बनाया गया है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया? तो नागपुर में किया गया। कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया। और धवन भारत का प्रथम निजी रूप से विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, ये बता ही दिया, और स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग तथ्य ये हो आता है कि धवन 1 है जो, ये सुपर एलॉय के साथ साथ 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया गया। 3D प्रिंटिंग से इसको टेक्नोलॉजी बनाया गया और वैसे प्रिंट करके इसका विकास किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 3D प्रिंटिंग का भी उपयोग किया गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ, इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया। कब? 11 अक्टूबर 2021 को। यह अंतरिक्ष तथा उपग्रह कंपनियों का एक अग्रणी उद्योग संघ है। तो अंतरिक्ष और उपग्रह जो कंपनियां हैं उनका अग्रणी उद्योग संघ होगा कौन? इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इसका टैगलाइन क्या है इंडियन स्पेस एसोसिएशन का? तो भूमंडल से ब्रह्मांड तक। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि जो ISPA है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, अंतरिक्ष एवं उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं से लैस अग्रणी घरेलू और वैश्विक कंपनियों का प्रतिनिधित्व होगा। देखो सिंपल क्या है कि ई एसोसिएशन बनाया। एसोसिएशन कभी भी सिंगल तो हो नहीं सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। अगर इंडियन स्पेस की बात करेंगे तो इंडियन स्पेस में क्या आता है? एक तो अंतरिक्ष आएगा और या उपग्रह कंपनियां आएंगी। तो अंतरिक्ष में रॉकेट फेंकने वाले, तो जो भी इससे जुड़े हुए उद्योग होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी, उन लोगों का मिलकर संघ होगा। तो ये क्या एम क्या होगा? अगर इंडियन स्पेस, कॉमन सेंस है, अगर एम हो देखें तो एम क्या होगा कि घरेलू और वैश्विक कंपनियों से क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा भी लेंगे और अपनी टेक्नोलॉजी क्या करेंगे? उन्नत कैपेसिटी, जो टेक्नोलॉजी कैपेसिटी होगा वो अच्छा होगा, प्रबल बनाएंगे और अपनी लोहा मनाने के लिए भारत क्या करेगा? इसका उपयोग करेगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन में। ठीक है, तो बस ये कॉमन सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इंडियन स्पेस एजेंसी के संस्थापक के रूप में पूछें तो संस्थापक सदस्य में है लार्सन एंड टुब्रो, नेल्को टाटा समूह का, वनवेव, भारतीय एयरटेल, मैप माई इंडिया, बालचंदर इंडस्ट्री और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये है, इसे ध्यान रखें बस। अब आ जाते हैं हैंसन क्रेटर के बारे में। देखो हैंसन क्रेटर क्या है? ये नासा ने खोज किया है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, कहां पे? दक्षिणी ध्रुव पे, ये चंद्रमा है उसके दक्षिणी ध्रुव पे क्या किया गया है? एक क्रेटर का नाम रखा है। किसने रखा है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने रखा है।
ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसने रखा है साउथ में एक क्रेटर है, उसका नाम रखा है हैंसन क्रेटर। क्या रखा है? हैंसन। तो ध्यान रखना ये साउथ में है चंद्रमा के। तो इसमें देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना कि 1909 में सिर्फ एक कहानी सुन लो कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे जो आर्कटिक है, आर्कटिक पे पहुंचने वाला कौन था? मैथ्यू अलेक्जेंडर हैंसन था। उन्हीं के नाम पे ये क्या रखा है? हैंसन के नाम पे हैंसन क्रेटर रखा है। लेकिन ये ध्यान रखना पृथ्वी के नॉर्थ पे पहुंचे थे, ना कि मून के नॉर्थ पे। ये क्वेश्चन फंस सकता है। तो पृथ्वी के नॉर्थ में पहुंचे थे और हैंसन आर्कटिक क्षेत्र में पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक है। तो इन्हीं के नाम पे चंद्रमा के जो साउथ क्रेटर है उस क्रेटर का नाम रखा गया क्या? हैंसन क्रेटर। ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसएलवी F10 जो फेंका गया था सतीश धवन से, वो मिशन क्या हुआ था? असफल हुआ था। इसे EOS-3 फेंका गया था, जबकि C-52 द्वारा अभी हमने EOS-4 फेंका था। ठीक है ना। आ, तो ये मिशन क्या था? असफल रहा था। तो जीएसएलवी F10 क्या रहा था? असफल रहा था। क्यों असफल रहा था? जो तृतीय चरण में क्रायोजेनिक था ना, थर्ड चरण में क्रायोजेनिक इंजन बंद नहीं हुआ था, उसकी वजह से वो फेल हो गया था। हम लोग एक PIL स्कीम सुना होगा ना, PLI स्कीम। PLI स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्पज से या प्री के पर्पज में। यही बता देते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में बताना चाह रहे हैं। सेमीकंडक्टर को भी PLI में रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वाले में। ये बताया कि भारत सिलिकॉन में, देखो सेमीकंडक्टर कैसे सिलिकॉन से बनाया जाता है, तो सिलिकॉन की उपस्थिति में देखें तो भारत में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं किया गया। इसकी वजह से सेमीकंडक्टर बनाने में भारत पिछड़ गया है और डिपेंडेंट किस पे रहता है? चाइना पे रहता है, और चाइना इसको पूर्ति करता है। तो जैसे भी सोलार वाला पैनल आता है ना, उसमें सिलिकॉन लगा होता है। वो सोलार पैनल के बनाने के लिए हम ज्यादातर चाइना पे डिपेंड रहते हैं। तो अब इंडिया क्या कर रहा है कि सेमीकंडक्टर पे प्रोत्साहन कर रहा है, स्टार्टअप दे रहा है, टेक्नोलॉजी को खोज रहा है, ये सब कर रहा है। उसी के सिलसिले में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसका देखो इसके इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। किसने संबोधित किया? तो नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया। अब समझ में आ गई भारत के सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र में गति में वृद्धि करना। बात हमने ऊपर समझा दिया, उससे समझ में आएगा। तो इसका मतलब है सेमीकॉन का मतलब क्या है? भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र की गति में वृद्धि करना। ठीक। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड जो हम लोग पढ़ चुके हैं संक्षिप्त में, सिर्फ सूरत नाम जाना था। अब थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो भारत की पहली स्टील स्लैग रोड कहाँ पे बना है? तो हजीरा औद्योगिक क्षेत्र सूरत में बना है, सूरत या गुजरात में। ठीक। और 1 किलोमीटर बना है, ये 6 लेन वाला है। स्टील साइट के निर्माण की बात करें तो आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया ने CSIR इंडिया और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था एवं नीति आयोग के साथ मिलकर इसका निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? तो ये स्टील स्लैग रोड की बात की जा रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। एक तो पहले समझ लो कि NSM क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। एक होता है NSM, मिशन चलाया गया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन बोला जाता है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन बोला जाता है। ठीक है, ये इंडिया की तरफ चलाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है या हमारा जो कैपेसिटी हो उसको विकास करने में आया। तो देखो सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा ये NSM मिशन के तहत बनाया गया सबसे तेज, ये क्या है? परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर है NSM के तहत, ध्यान रखना। जबकि हम अगर पूछें कि इंडिया का ऐसे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, तो सिद्धि मारोगे। क्या मारोगे? सिद्धि मारोगे। लेकिन अगर NSM के तहत बताया जाएगा तो परम प्रवेगा मारोगे, ध्यान रखना। तो परम प्रवेगा के बारे में जानने की ये IISc बेंगलोर में स्थापित किया गया। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है भारत में, लेकिन सबसे शक्तिशाली नहीं है, ये ध्यान रखना। और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर NSM के तहत है, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखना। नेक्स्ट ये जानो कि इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितना है। तो सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है 3.3 पेंटाफ्लॉस 3.3। अब आ जाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पे। एक और है परम गंगा सुपर कंप्यूटर। तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो IIT रुड़की में किया गया। इसका कितना स्पीड है, कंप्यूटिंग क्षमता है? तो 1.66 पेंटाफ्लॉस है। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटिंग देखें मिशन, जो सुपर कंप्यूटिंग NSM है उसके प्रमुख कुछ सुपर कंप्यूटर के नाम देखते हैं जो स्थापित किए गए हैं। तो परम शिवाय IIT बिज्जू में करा गया, परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया, परम ब्रह्मा IISER पुणे में किया गया, परम युक्ति ये जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में किया गया, परम संगणक IIT कानपुर में स्थापित किया गया, परम सिद्धि ये ही सबसे तेज है, ये सीडेक पुणे में स्थापित किया गया। ठीक। अब आ जाते हैं भारत का पहला कोयले से मेथनॉल संयंत्र। कोयला से क्या किया जाएगा? मेथनॉल बनाया जाएगा। देखो होता है क्या कि कोयला होता है, कार्बन होता है, ठीक है, और मेथनॉल क्या होता है? CH4OH होता है, मेथनॉल बोला जाता है। ठीक है, इसको कोयले के राख से हम क्या करेंगे? अभिक्रिया करा के, रिएक्शन करा के मेथनॉल बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने वाला भारत का पहला कोयला मेथनॉल संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? तो यह हैदराबाद में स्थापित किया गया। राज्य कौन सा? तेलंगाना है। ठीक।
तो ये संयंत्र की बात करें तो देश का पहला स्वदेशी और उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र है। हाई एस कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट है देश का पहला। ठीक है, अब जरा सा भारत की पहली स्वदेशी सर्वर रुद्र के बारे में बात करते हैं। देखो एनएसएम मिशन में देखें तो ये एनएसएम मिशन के तहत रुद्र भी बनाया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत रुद्र भारत का पहला स्वदेशी सर्वर बनाया गया है। ठीक है, और ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र को लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? राजीव चंद्रशेखर ने लॉन्च किया। ठीक है, और किसके द्वारा विकास किया गया? तो सीडेक के द्वारा विकास किया गया है और किसके तहत? एनएसएम मिशन के तहत किया गया है। रुद्र सर्वर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तृतीय चरण का हिस्सा है। तो जो एनएसएम का तृतीय चरण है चलाया जा रहा है उसका ये रुद्र सर्वर क्या है? हिस्सा है। अब टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी किया गया, उसमें भारत के 3 सुपर कंप्यूटर हैं जो 500 के तहत आते हैं। एक तो सीधी है जो भारत का सबसे ज्यादा, परम सिद्धि वो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। दूसरा है प्रत्युष है जो 121वें स्थान पे है और तीसरा है मिहिर 228वां। ये 3 सुपर कंप्यूटर हमारे टॉप 500 के सूची में शामिल है। परम सिद्धि का अगर देखें तो सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितना है? 4.6 पेंटाफ्लॉप्स है। वहीं अगर विश्व की बात करें तो सबसे तेज फुगाकू है जापान का। ठीक है, इसका गति कितना है? 442 पेंटा पेटाफ्लॉप्स। दो इंपॉर्टेंट और याद रखना इसमें, समिट है, समिट सबसे तेज अमेरिका का है लेकिन विश्व का दूसरे नंबर का है। सिएरा भी अमेरिका का है, तीसरे नंबर पे है। चाइना का सबसे तेज कौन है? सनवे ताई हुलाइट। सनवे ताई हुलाइट ये चीन का है और ये चौथे नंबर पे है। तो ये ध्यान रखना। ठीक, अब डिजिटल जमाने आना था तो डिजिटल जमाना आया तो अब डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स भी निकाला जाने लगा। ये तीसरा संस्करण जारी हुआ। इसका प्रथम संस्करण कब जारी हुआ था? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का 2019 में जारी हुआ था। और ये सार्क है उसके द्वारा ये इंडेक्स बनाया जाता है। सार्क के द्वारा ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी है और सर्फ सार्क। इसके 5 स्तंभ हैं। 5 स्तंभ के आधार पे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स देखा जा सकता है। अब आने वाला मेंस में प्रोबेबल यही है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ से आप क्या समझते हैं, ये क्या मतलब है? तो देखो इसमें क्या होगा, इंटरनेट इतना सस्ता होना चाहिए कि सब लोग अफोर्ड कर लें तो उसमें हाई रैंक मिल जाएगा। तो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट गुणवत्ता, क्वालिटी अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मतलब साइबर जो सिक्योरिटी है वो अच्छा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सरकार, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया। इसके आधार पे हम क्या करेंगे, जो हम ऊपर पढ़े हैं ये इंडेक्स निकालने वाला कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये 5 स्तंभ है और ये मेंस में भी लिखा जाएगा। और मेंस में 110 देशों को शामिल किया गया है और विश्व के लगभग 90% जनसंख्या इसमें समाहित होती है। तो डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स में देखें तो नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क है शीर्ष पे। ये लगातार दूसरे वर्ष 2 वर्षों से है। दूसरे और तीसरे पे देखें तो दूसरे पे है दक्षिण कोरिया, तीसरे पे है फिनलैंड। भारत में इसका 59th पोजीशन है। 59th पोजीशन पे भारत इस सूचकांक में है। ठीक है, 2020 में 2 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई थी। ठीक है, तो 2 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई थी 2020 में और खराब था। अगर 32 एशियाई देशों में देखें भारत का स्थान तो वो 17वां है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एटीएल स्पेस चैलेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2021। ये नीति आयोग ने एम चलाया था, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। तो उसके अंदर भारतीय इसरो और सीबीएसई के साथ मिलकर स्कूली छात्रों को अंतरिक्षीय नवाचार और रचनात्मक विकास के दृष्टिकोण से एटीएल स्पेस चैलेंज 2000 कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? तो इसरो और केंद्रीय सीबीएसई ये साथ मिलकर इस एटीएल स्पेस चैलेंज की शुरुआत की है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थी, मेंटर एवं शिक्षकों के लिए ये तैयार किया गया है। अटल टिंकरिंग लैब और गैर अटल टिंकरिंग लैब वाले स्कूल भी शामिल किए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का 6 से 12 तक, कक्षा 6 से 12 तक विद्यार्थियों को एक खुला मंच प्रदान करेगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक है,
एटीएल स्पेस चैलेंज के बारे में अभी पढ़ा, उसके बाद अब आ जाते हैं प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग। हम लोग जो संक्षिप्त पढ़ रहे थे उसी में पढ़ा था कि कर्ण झील रिसोर्ट है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का स्थापना किया गया है, जो दिल्ली चंडीगढ़ के जो राजमार्ग है, दिल्ली और चंडीगढ़ राजमार्ग, उसके बीचों बीच में ये पड़ता है चार्जिंग स्टेशन, या कर्ण झील वहां पे हुआ है। इसलिए दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है, ये ध्यान रखना। तो देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन बन गया है? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को आप जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये 15 अगस्त 2021 के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मोदी जी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि कब घोषणा किया गया? तो 15 अगस्त 2021 को। कौन से स्वतंत्रता दिवस? तो 75वें। हरित हाइड्रोजन, भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में क्या कराना? हब, वैश्विक केंद्र बनाना लक्ष्य है। तो ये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का पूछा गया कि क्या लक्ष्य है, तो ये भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाना। हरित हाइड्रोजन क्या होता है? मैंने बार बार बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हाइड्रोजन के उत्पादन करना। हाइड्रोजन का उत्पादन करना किसके माध्यम से? रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, उसको हम हरित हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक, तो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में और उसके निर्यात में वैश्विक हब बनाना ही राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का मेन लक्ष्य है। एक तथ्य है कि सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये किसने अवधारणा दिया था? तो दक्षिण अफ्रीका के रसायन शास्त्री जॉन ब्रोकिस ने दिया था। किसने? दक्षिण अफ्रीका के जो रसायन शास्त्री हैं जॉन ब्रोकिस ने सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नामक शब्द की अवधारणा दिया था। ठीक, 2023 में 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन हुआ था। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन कब हुआ था? 2003 में हुआ। उसके बाद 2006 में देखें तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप तैयार किया गया था। 2006 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप तैयार किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट देखें तो इसमें मिशन इनोवेशन नवकरणीय एवं स्वच्छ हाइड्रोजन चैलेंज IC8 के भागीदार देशों में से एक कौन है? भारत है IC8 में से। और उसके बाद ध्यान रखना कि ये हाइड्रोजन में दो संस्था गठित किया गया था। एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड गठित किया गया था 3 में। 2006 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप तैयार किया गया। 2021 में हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया 2021 में। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं वाहन स्क्रैपिंग नीति से। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में लिखने के लिए ये टॉपिक जरूर तैयार करके रखना ये, और कहीं ना कहीं यहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बस ये मेंस के लिए प्रिपेयर्ड रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का शुभारंभ किया 13 अगस्त 2021 को। ये कब हुआ था? तो ये गुजरात में जब निवेश शिखर सम्मेलन चल रहा था उसी समय इन्होंने ये स्टार्ट किया था। अब स्क्रैपेज जो नीति थी ना, नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी, ये जो केंद्रीय बजट था 21-22 उसमें ये घोषणा कर दिया गया था। तो ध्यान रखना 21-22 के बजट में इसकी घोषणा कर दिया गया था। अब इस नीति के अनुसार क्या था कि कोई भी पुराने वाहन को अगर स्क्रैप करते हैं, तोड़वा देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं और नए खरीदने जाते हैं वाहन को, तो नए वाहन खरीदने के लिए आपको प्रोत्साहन के रूप में 5% तक छूट दिया जाएगा नए वाहन पे। अगर आप स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाते हैं कि लो भैया ये स्क्रैपिंग हमने अपनी पुरानी वाहन को क्या कर दिया है, स्क्रैप करवा दिया है और हमें ये नया गाड़ी खरीदना है, तो वो 5% की छूट देगा वाहन निर्माता। ठीक, स्क्रैप कराने का और क्या फायदा है कि जो नए वाहन का पंजीकरण होगा वो शून्य शुल्क होगा। पंजीकरण के जितना पैसा है आपका बच जाएगा। एक शोरूम की कीमत से 4 से 6% के बराबर पुराने वाहन का स्क्रैप मूल्य होता है। नए वाहनों की एक्स शोरूम की कीमत जो होता है उससे 4 से 6% के बराबर जो पुराने वाहन होते हैं उसका स्क्रैप मूल्य होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि अगर ऐसा होता है तो राज्य भी क्या कर सकता है, व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों पे, राज्य व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों पे रोड टैक्स पे क्रमशः 25% और 15% छूट दे सकता है। रोड टैक्स में अगर व्यक्तिगत देखें तो 25% का छूट दे देगा और वाणिज्यिक वाहनों पे 15% क्या करेगा, राज्य छूट देगा। पुराने वाहन रखने पे क्या होगा, पुराने वाहन अगर रखोगे तो कुछ सजा के रूप में आपको ये देख सकता है कि राज्य क्या करेगा, अतिरिक्त हरित कर लगाएगा, ग्रीन टैक्स लगाएगा। कौन? राज्य लगाएगा। निजी वाहनों के पंजीकरण शुल्क के नवीनीकरण, जब नवीनीकरण रिन्यूअल कराने जाएंगे तो उस शुल्क में क्या होगा, वृद्धि पाएंगे। और जो वाणिज्यिक वाहन है उनके फिटनेस प्रमाणन के नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि किया जाएगा। जो फिटनेस प्रमाण लेने जाते हैं कि हमारा गाड़ी ठीक है और रिन्यूअल कराने जाएंगे तो उसमें भी वृद्धि पाएंगे। और जो अनुपयुक्त वाहन होंगे उनका स्वतः ही पंजीकरण क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि ये अगर इस नीति के अनुसार देखें तो निम्न वाहनों को छूट दिया जाएगा। छूट में इस स्क्रैप नीति में क्या किसको किसको छूट दिया जाएगा, तो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन को छूट दिया जाएगा। CNG, इथेनॉल, LPG जैसे वाहनों को, वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पे क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। कृषि के उपकरण जैसे हैं ट्रैक्टर है, टिलर है, हार्वेस्टर है, उन पे आपको छूट मिलेगा।
तो देखो ये नहीं का था, लेकिन मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के लिखना होगा। इसमें पूछ देगा कि स्क्रैप नीति, जो भारत ने स्क्रैप नीति लाया है, उस नीति से आ, भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था एक भारतीय अर्थव्यवस्था एक सतत विकास की तरफ बढ़ेगी। इसका परीक्षण कीजिए। सतत विकास की तरफ बढ़ेगी, इसका परीक्षण कीजिए। तो इसके आयाम कैसे कैसे देखेंगे, इसको हम बेसिकली प्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग जुड़े रहिएगा जरूर मेंस के। अच्छा, जैसे कहते हैं ना माइंड ओपन करने वाला, वो हम सारी चीजें लेके आएंगे, हर टॉपिक पे आएंगे। और आपका मेंस यकीन मानिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मेंस बहुत ईजी हो जाएगा लिखना। चलिए आगे देखते हैं। जीवाश्म मुक्त इस्पात या ग्रीन स्टील किसने बनाया? तो ये स्वीडन ने बनाया है। जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात, इसमें कोई भी फॉसिल ईंधन नहीं लगाया गया है, जीवाश्म ईंधन नहीं लगाया है। जैसे आप इस्पात को बनाते हैं तो गलाते हैं तो कोयला की भट्टी में जलाया जाता है, कोयला का यूज किया जाता है। तो कोयला क्या होता है? फॉसिल फ्यूल होता है, या जीवाश्म ईंधन होता है। तो ऐसे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं किया गया है और स्टील बना दिया गया है। ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो स्वीडन है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया। ये चौथा संस्करण था और ये 5 पिलर पे आधारित था। कौन? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। अगर इसके 5 स्तंभ की बात करें तो लीगल मेजर्स कानूनी उपाय था, लीगल मेजर्स कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय और संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास उपाय, सहयोग संबंधी उपाय, ये 5 थे। इसके ऊपर गौर नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि 193 देश हैं, उसमें से भारत का स्थान देखें साइबर सुरक्षा के मालूम सूचकांक में तो 10वां स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट। कितना है? तो 37 स्थान का सुधार हुआ है। इस बार ये सूचकांक जरूर पूछा जाएगा। नंबर 1 पे किसको मिला है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए को। दूसरे नंबर पे ध्यान रखना, 2 नंबर पे यूके है और सऊदी अरब है। ध्यान रखना, सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पे है, एस्टोनिया तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि साइबर सुरक्षा सूचकांक में, विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक में इंडिया का स्थान कितना है? 10। अब हम लोग हेल्थ में आए तो हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला 3 खुराक दिया जाएगा और उससे क्या होगा? रेबीज खत्म हो जाएगा। तो 3 खुराक वाला रेबीज का टीका आ गया, वैक्सीन आ गया है। किसने बनाया है? तो कैडिला ने बनाया है। ये अहमदाबाद में है। ये फार्मा कंपनी कैडिला इंडिया का प्रमुख फार्मा कंपनी है। विश्व का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका लॉन्च किया है किसने? कैडिला ने किया है। और कैडिला द्वारा बनाया गया है 1-2-3 अभियान के नाम से इसको जारी किया है, 1-2-3 अभियान के नाम से। तो 1-2-3 अभियान किससे जुड़ा हुआ है? ये रेबीज के टीका से जुड़ा हुआ है। नाम क्या है एंटी रेबीज वैक्सीन का? तो थैरेबीज है। थैरेबीज TH रेबीज, थैरेबीज नाम किसका दिया गया है? जो रेबीज टीका है। ये क्या है ना कि नैनो कण, रिकम्बिनेंट नैनो पार्टिकल पे आधारित है। जो ये टीका है पुनः संयोजन नैनो कण आधारित है। ठीक है, जी प्रोटीन टीका है। तो जी प्रोटीन टीका है, तो बस इतना जानना कि रिकम्बिनेंट नैनो पार्टिकल पे आधारित ये टीका है। नेक्स्ट, इंडिया का लक्ष्य क्या है रेबीज मुक्त होने का? तो लक्ष्य है 2030 तक रेबीज मुक्त होना। तो अगर पूछा जाए कि रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? तो वो है गोवा। मनुष्य में सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया है। ये 57 वर्षीय डेविड बेनेट है। डेविड बेनेट, इनके अंदर सुअर का हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। ये कहाँ किया गया है? अमेरिका में किया गया। ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसी बहुत पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना। तो डेविड बेनेट का के अंदर सुअर का हृदय लगाया गया। जब भी हम किसी के एलो ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब कि अपनी वंशज में नहीं करके दूसरे वंशज में करते हैं ट्रांसफर, जैसे कि सुअर का हृदय लगाया गया मानव में, तो क्या होता है? हमारा बॉडी की इम्यून सिस्टम क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। हमारा प्रतिरक्षण प्रणाली उसको मानता है कि ये फॉरेन पार्टिकल आ गया है, शरीर के अंदर कोई आक्रमण कर दिया है, इसलिए उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है और बाद में क्या कर देता है? जो भी हृदय का अंग ट्रांसप्लांट हुआ होता है, प्रत्यारोपण हुआ होता है, वो खराब कर देता है। जब खराब कर देता है तो ऐसे में डेविड बेनेट का जीना ज्यादा दिन तक तो नहीं हो सकता है। वही फलस्वरूप देखा गया लास्ट में कि डेविड बेनेट क्या हो जाते हैं? कुछ दिनों के बाद वो हृदय प्रत्यारोपण के पश्चात 8 मार्च को 2022 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये कब लॉन्च किया गया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 26 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय स्तर पे शुरू करने हैं। तो किसने मंजूरी दिया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में एक केंद्रीय क्षेत्र परियोजना। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कैसे है? केंद्रीय क्षेत्रीय परियोजना है। ये 5 वर्षों की अवधि के लिए चलाया जाएगा। 1600 करोड़ इसमें बजट आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA इस मिशन हेतु इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या कार्यवाहन एजेंसी के रूप में कौन होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का? तो वो होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ठीक,
नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। ये मिशन प्रायोगिक चरण पे देखें, प्रायोगिक चरण में 6 केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लद्दाख, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन, दीव, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में सफलतापूर्वक चलाया जा चुका है। ठीक, अब आ जाते हैं स्वदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वदेश पूछ लिया जाए कि स्वदेश है क्या, तो ये प्रथम मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस है। तो स्वदेश है क्या? प्रथम मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस है। ये कौन करेगा? ये विश्व की पहली मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिटिक्स पहल है। कौन? स्वदेश। तो विश्व का है, ध्यान रखना। तो इसको शुरुआत किसने किया? तो डीबीटी एनबीसीआर एनबीआरसी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो गुरुग्राम में है। ये पूछा जा सकता है कि ये सेंटर कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है। इन्होंने स्वदेश को विकसित किया है। स्वदेश एक विशिष्ट मस्तिष्क पहल है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब विश्व मलेरिया रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट निकालता कौन है, तो WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन निकालता है। ठीक है, और ये 2020 में अगर देखें तो कुल मलेरिया के 241 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए थे WHO द्वारा। और अगर देखें सबसे ज्यादा मलेरिया ग्रसित कौन है, तो उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र मलेरिया से सबसे ज्यादा ग्रसित है। कौन? उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र। ठीक, वहीं पे दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो मलेरिया के कुल मामलों में अगर देखें, दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो मलेरिया के कुल मामलों में 83% ये भारत में आते हैं। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में 83% मामले कहां से हैं? भारत के हैं। अब कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बना है, तो यहाँ पे जान लो, सिंपल सा एक स्ट्रेन पूछा जा चुका है, यहाँ पे कभी भी पूछा जाएगा। एक तो जान लो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये 4 स्ट्रेन है। तो 4 स्ट्रेन में देखो, ये इंडिया से है रिलेटेड। कौन? और अल्फा तुम्हारा कहां से रिलेटेड है? अल्फा हमारा यूके से है। कहां से है? अल्फा हमारा यूके से। बीटा हमारा कहां से है? तो बीटा हमारा दक्षिण अफ्रीका। ये अल्फा कहां से? यूके से। बीटा हमारा कहां? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और गामा कहां से है? तो ये हमारा ब्राजील। ये स्ट्रेन है अल्फा, बीटा, गामा। तो देखो ये अफ्रीका हुआ, अफ्रीका के ऊपर यूरोप है, तो पहले यूरोप से करो अल्फा, बीटा, और फिर इधर चले जाओ ब्राजील, जो दो है ना अमेरिका का, तो ब्राजील। और लास्ट में आ जाओ गामा के बाद डेल्टा, इंडिया में। तो डेल्टा, तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो ऊपर से स्टार्ट करो, जब भूल जाओगे तो ऊपर से यूरोप से स्टार्ट करना, अफ्रीका आना, अफ्रीका से चले जाना साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद फिर चले जाना इंडिया। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा का। ठीक है, अभी देखो क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के सार्स कोव 2 का नए संस्करण, न्यू स्ट्रेन, जो B1.1.529, जिसका नाम था ओमिक्रॉन, जो अभी आया था, तो वो ओमिक्रॉन स्ट्रेन का पता चला कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट हमारा है कि इसमें WHO का जो वेरिएंट डायग्नोसिस किया है या चिन्हित किया है, उसमें कौन है? एक तो B.1.617, ये 10 मई 2021 को वैश्विक चिंता के रूप में वेरिएंट को घोषित किया था WHO ने। ये कौन सा वेरिएंट है? डेल्टा वेरिएंट है, और यही सेकेंड वेव में प्रलय मचाया था इंडिया में, सबसे ज्यादा डेथ हुआ था। अब जो B.1.617 है, इसके 3 सब टाइप हैं। एक तो .1, एक .2, एक .3 है। जो .1 है, .3 है, उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला जाता है? B.1.617, .1 और .3 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। वहीं B.1.617, .2 को डेल्टा प्लस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेल्टा प्लस बोला जाता है। ठीक, क्योंकि डेल्टा प्लस इंडिया से रिलेटेड है, तो ये जान लो कि ये म्यूटेशन जो हुआ था डेल्टा में, एक वेरिएंट है डेल्टा में, एक जगह क्या हुआ? अतिरिक्त म्यूटेशन हुआ। वो म्यूटेशन को K417N म्यूटेशन बोला जाता है। K417N म्यूटेशन बोला जाता है, जो डेल्टा से डेल्टा प्लस बना उसमें। ठीक है, यूके में बताया था कि अल्फा होता है, दक्षिण अफ्रीका में बीटा बताया था, ब्राजील में गामा स्ट्रेन पाया गया। तो ये टोटल स्ट्रेन के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट आते हैं IVF टेक्निक से। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक या कृत्रिम गर्भधान के टेक्निक से भारत में पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। ठीक है, हाँ, ये सुशीला एग्रो फार्म्स द्वारा पूरी तरह IVF से बनाया गया है बन्नी भैंस के बछड़े को। ठीक है, 2017 में छत्तीसगढ़ के गोपाल नगर में IVF तकनीक से भारत के प्रथम गाय के बछड़े का जन्म हुआ था। तो प्रथम गाय के बछड़े का जन्म 2017 में, 2021 में प्रथम कृत्रिम गर्भधान या IVF से बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ। ठीक, बन्नी भैंस के बारे में जान लें तो इसको कच्छी या कुंडी भैंस भी बोला जाता है। दूध उत्पादकता बहुत अच्छा है इसकी, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, स्ट्रेस कंडीशन में भी ये भैंस जीवित रह सकती है। ये भैंस जो बनी है, ये डिजीज रेजिस्टेंट है या रोग प्रतिरोधी भी होते हैं। ये गुजरात के कच्छ जिले में
पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन की 21 अक्टूबर 2021 को 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ का टीकाकरण हो गया था। 100 करोड़ लोगों को भारत में टीकाकरण हो गया था। कब? 21 अक्टूबर 2021 को। ये 100 करोड़ पहुंचने में हमें 9 महीने या 279 दिन में लगा। तो 100 करोड़ पहुंचने में हमें 9 महीना लगा या 279 दिन लगा था। टीकाकरण दिवस मनाया ही जाता है 16 जनवरी को, और इसी दिन टीकाकरण का स्टार्ट हुआ था। पहला टीका लगा था मनीष कुमार को एम्स में। वहीं अगर देखें तो 100 करोड़वां टीका किसको लगा था? अरुण राय, जो बनारस के रहने वाले हैं, उनको दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लगा था। तो 100 करोड़वां टीका अरुण कुमार राय को लगा। कहां पे लगा? राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि मास्क्यूरिक्स। मास्क्यूरिक्स क्या है? तो ये प्रथम मलेरिया रोधी टीका है। ठीक है, ये मलेरिया रोधी टीका है, ये ध्यान रखना। और WHO द्वारा मान्यता प्राप्त ये मास्क्यूरिक्स टीका है। इसमें देखो, ये बेसिकली प्लाज्मोडियम से होता है। कौन? मलेरिया। तो एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। क्या होता है? फैल्सीफेरम। उसको ठीक करता है ये टीकाकरण मास्क्यूरिक्स। जो सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सबसे ज्यादा मलेरिया इसी से होता है, या मलेरी होता है, डिजीज का ही नाम है। और इसका फैल्सीफेरम, इसको ब्रेन फीवर भी बोला जाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को। ये कहाँ होता है? ये अफ्रीका के में जो सहारा वाला एरिया है वहां पे ज्यादा होता है, इसी की वजह से ज्यादा मौत होती है। तो ये जो टीका मास्क्यूरिक्स है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम पे ही काम करेगा, वाइवेक्स पे काम नहीं करता है, ये ध्यान रखना। और किसने बनाया है? तो ग्लेको स्मिथ क्लाइन ने बनाया है। ग्लेको स्मिथ क्लाइन एक कंपनी है, उसने इस वैक्सीन को बनाया है। कहाँ की ये ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी है? तो ये ब्रिटिश का, यूके के ये कंपनी है, फार्मा कंपनी। ठीक, संक्षिप्त में हम लोग पढ़े थे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। किसकी योजना थी? तो ये हैदराबाद या तेलंगाना की योजना थी। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो विकाराबाद से ही स्टार्ट हुआ, हैदराबाद में। इसमें मेडिसिन और वैक्सीन दोनों किसके? ड्रोन के द्वारा पहुंचाया जा रहा था। इस परियोजना में तेलंगाना सरकार की पहल पे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के सहयोग से चलाया गया। तो इसमें सहयोग कौन किया है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई में? तो आईटी विभाग के नेतृत्व में, जो हमारा आईटी विभाग है उसके नेतृत्व में WEF अर्थात विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के सहयोग से चलाया गया। तो 3 नाम याद रखना, WEF, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के सहयोग से ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई चलाया गया। ये इस क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस जान लो कि हृदय घात शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक बनाया गया। हृदय घात, जो हार्ट बोलते हैं ना, हार्ट फेलियर के लिए, या हृदय घात बोलते हैं हार्ट अटैक को। हार्ट अटैक जो आता है उसके शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक बनाया गया है। और यही एक जो कंपनी है श्री चित्रा, ये तिरुवनंतपुरम में, सिर्फ इतने से नाम रखना, श्री चित्रा, क्योंकि चित्रा का जो वॉल्व होता है हार्ट में लगाने वाला, वो वॉल्व भी आता है, चित्रा के नाम से वॉल्व आता है। तो ये फेमस है हार्ट के वॉल्व वगैरह बनाने में। तो वहीं पे हृदयघात शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक स्थापित किया गया। श्री चित्रा इंस्टीट्यूट है वहां, कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक, तो श्री चित्रा के नाम से याद रखना। नेक्स्ट हमारा है गोवा। देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य बन गया है, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है कौन? रेबीज मुक्त होने वाला ये गोवा है। गोवा में 2018 से रेबीज से मानव मृत्यु की एक भी मामला नहीं आया। तो 2018 से एक भी मामला गोवा में नहीं आया। गोवा में रेबीज नियंत्रण का कार्य मिशन रेबीज परियोजना द्वारा किया गया। तो रेबीज से उन्मुक्ति कौन सी परियोजना से मिला? तो मिशन रेबीज चलाया था। 2013 में भारत इस मिशन की शुरुआत की थी, जो विश्व में रेबीज का एक हॉट स्पॉट था। तो भारत ने मिशन रेबीज परियोजना का स्टार्ट किया था। कब? 2013 में। 2030 तक कुत्तों के कारण रेबीज से मानव की मृत्यु को समाप्त करने का रखा गया, अर्थात 2030 तक भी रेबीज को हटाने का या उन्मूलन का इंडिया का क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, बस एक और कंसेप्ट तथ्य जानो कि WHO ने पश्चिम प्रशांत क्षेत्र की बात करें, WHO ने पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों में मलेरिया मुक्त होने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो चीन हो गया है। ये और बात देखें तो लेटेस्ट में कौन कौन किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने? तो सबसे इंपॉर्टेंट है अल सल्वाडोर 21 में, अर्जेंटीना 19 में, और अल्जीरिया 19 में, पराग्वे 18 में, उज्बेकिस्तान 2018 में। तो अल सल्वाडोर याद रखना 2021 में इसको मलेरिया मुक्त देश बना दिया गया था। अभी 3 दशक में पहला होने वाला, 3 दशक में अगर देखें, 3 दशक मतलब 30 साल में, अगर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में देखें तो चीन पहला ऐसा देश है, 3 दशक की बात हो रही है, जो मलेरिया मुक्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है देश की पहला सी वीड पार्क। पहला सी वीड पार्क देश का कहाँ खुला है? तो तमिलनाडु में खुला है। देश का पहला सी वीड पार्क कहाँ खुला है? ये तमिलनाडु में खुला है। और ये पार्क का जो स्थापना किया गया है, वो पार्क प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके तहत ये स्थापना किया गया है। कौन सा? सी वीड पार्क का। ठीक, कार्बन तटस्थ कृषि करने वाला केरल है पहला राज्य। ये अपनी तरह की पहला राज्य बना है जो कार्बन तटस्थ कृषि की प्रोत्साहन करेगा।
नेक्स्ट समझने वाली बात है कि कार्बन तटस्थ या कार्बन शून्य का मतलब क्या है। तो कार्बन शून्य का मतलब या कार्बन तटस्थ बनने का मतलब कि जितना हम कार्बन या ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, जितना उत्सर्जन करते हैं उतना ही हम क्या कर लें, अवशोषण कर लें। जितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं उतना ही हम क्या कर लें, एब्जॉर्प्शन कर लें या अवशोषण कर लें। तो इसमें जो बैलेंस बचता है वो जीरो बनता है। इसी कारण कार्बन शून्य बोला जाता है या कार्बन तटस्थ बोला जाता है। तो कृषि के क्षेत्र में कार्बन शून्य करने वाला पहला राज्य कौन होगा? केरल होगा। ठीक। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा से रिलेटेड, ये इन्वायरमेंट का हम लोग देख रहे हैं सेक्शन। पवन ऊर्जा में सबसे ज्यादा अगर देखें तो कौन सबसे ज्यादा कैपेसिटी है एनर्जी प्रोड्यूस करने में, तो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा में चीन करता है, देन अमेरिका करता है, उसके बाद ब्राजील करता है, ये ध्यान रखना। और वर्ल्ड में जितना पवन ऊर्जा उत्पादित होता है वो सबसे ज्यादा ऑफशोर या अपतटीय पवन ऊर्जा होता है। सबसे ज्यादा कौन होता है? अपतटीय या ऑफशोर पवन ऊर्जा से होता है। ठीक। वहीं अगर भारत के देखें तो 2021 में कुल 1.4 गीगावाट विंड एनर्जी प्रोड्यूस किया गया, केवल 2021 की बात किया गया। वहीं 2020 में कितना? 1.1 गीगावाट। अगर ओवरऑल देखें इंडिया में तो 2021 तक इंडिया कुल पवन एनर्जी 39.25 गीगावाट का उत्पादित कर चुका है। कितना? लगभग 40 बोले गीगावाट उत्पादित कर चुका है, किसे? विंड एनर्जी से। ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्या? पारे पे मिनमाता अभिसमय, ये कॉप 4 जो बोलते हैं, ये किससे रिलेटेड है? पारे पे मिनमाता अभिसमय या मिनमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी से रिलेटेड है। ये 2 खंडों में हुआ इसका बैठक। तो पहला तो वर्चुअल हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। बाली इंडोनेशिया में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा कि बाली घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो मिनेमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी मारना, मिनेमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी किसके लिए मारना? बाली घोषणा पत्र का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 घोषणा पत्र बताएंगे तो इसमें पहला बता दिया बाली। बाली घोषणा पत्र किसे है? मिनीमाटा से जुड़ा हुआ है, कन्वेंशन से, ये ध्यान रखना। दूसरा बताएंगे एक दिल्ली, और एक और बताएंगे तीसरा नई दिल्ली घोषणा पत्र। ये तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बाली आज हम बता दिए, जहां 2 और बताएंगे उस पर इंगित कर देंगे। तो बाली इंडोनेशिया में दूसरा इसका सम्मेलन हुआ था, 2 खंडों में हुआ था। तो दूसरे सम्मेलन में जो घोषणा पत्र जारी किया गया वो बाली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो बाली घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र गैर बाध्यकारी है। कैसा है? गैर बाध्यकारी है। वहीं मिनेमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी अगर देखा जाए जो पहला लागू हुआ था वो बाध्यकारी है, ध्यान रखना, वो बाध्यकारी है, लेकिन बाली घोषणा पत्र गैर बाध्यकारी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पारे पे मिनमाता अभिसमय जो कन्वेंशन है वो 2013 में जापान में हस्ताक्षर किया गया था, पारे पे। ठीक है। तो कन्वेंशन ऑफ मिनामाटा, ये कब कन्वेंशन ऑन मिनामाटा या मिनामाटा कन्वेंशन ऑफ मरकरी कब हस्ताक्षरित हुआ? तो जापान में हुआ और 2013 में हुआ। ईयर याद रखना, 2013 में। मरकरी क्या करता है? मरकरी हमारे नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। मरकरी जब पानी मछलियां खाती हैं और वो उस मछलियों को इंसान जब खाता है, मानव खाता है, तो उसके ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसको मिनीमाटा रोग बोलते हैं। क्या? मिनामाटा रोग बोलते हैं, मिनीमाटा रोग। तो ये मानव की स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये मिनामाटा कन्वेंशन हुआ था। इंडिया के स्टैंड देखें तो इसने 2014 में इस अभिसमय पे हस्ताक्षर किया था। इंडिया ने 2014 में हस्ताक्षर किया था। रेक्टिफाइड कब किया था? तो 2018 में, ध्यान रखना। लेकिन अभिसमय अगर पूछे कि कब लागू हो गया था इंडिया में, तो 2017 में लागू हो गया था। ठीक है। तो मिनामाटा अभिसमय कब लागू हुआ था? 2017 में। भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? तो 2013 में तो हस्ताक्षर हुआ था मिनामाटा कन्वेंशन में, लेकिन एक साल बाद 2014 में हस्ताक्षर करता है। और रेक्टिफाई कब करता है? 2018 में करता है। ठीक। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकाला गया है 117 देशों में। किस पे? PM 2.5 के आंकड़ों पर निकाला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 8 बोला जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, 8 गैस को है, वो 8 अभी गिनाएंगे, लेकिन ये जान लो कि 8 एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखा जाता है, जिसमें PM 2.5 भी है। इसके आधार पे 117 देशों का वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा सांद्रता 2.5 का देखा गया कहां पे? बांग्लादेश में, दूसरे नंबर में चाड और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में। ध्यान रखना, भारत वहीं 5वें स्थान पे है। कौन सा स्थान पे है? 5वें स्थान पे। अगर वहीं देखें 2.5 का है सांद्रता के आधार पे, सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी कौन है वर्ल्ड में? तो नई दिल्ली है। वर्ल्ड में कौन है सबसे ज्यादा प्रदूषित? PM 2.5 के आधार पे देखा जाए तो नई दिल्ली है। यहाँ पे 85 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पाया गया कंसंट्रेशन, किसका? PM 2.5 का। नेक्स्ट देखें, दक्षिण एशिया में 15 सबसे प्रदूषित शहरों को देखा जाए। दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा, मध्य और दक्षिण एशिया दोनों की बात हो रहा है, तो 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 11 भारत के शहर शामिल हैं। 11 शामिल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की आर्किटेक्ट नीति आया है
तो भारत ये इस पे आर्कटिक नीति के कारण ही इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, लेकिन ये आया मार्च में है और मार्च में ही पूछा गया था न्यूज में। आर्कटिक काउंसिल पहले से ही था न्यूज में, तो इस पे मेंस में पूछा गया था। भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण, ये आर्कटिक नीति का शीर्षक दिया गया है भारत द्वारा। ठीक है, आर्कटिक नीति के 6 पिलर हैं, 6 स्तंभ हैं। वो 6 क्या हैं इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेंस के लिए देखना होगा, तो अभी हम नहीं देखेंगे। अब देखते हैं कि आर्कटिक सर्कल के अंदर कौन कौन आता है देश, उसको जान लेते हैं। आर्कटिक काउंसिल में हमारे 8 देश आते हैं। कौन आते हैं? 8 देश, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, अमेरिका, ये आर्कटिक परिषद के निर्माण करते हैं। ये 8 आर्कटिक देश हैं। कौन कौन? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका। ये सब याद रखना। इसमें नीदरलैंड नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें नीदरलैंड नहीं है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीदरलैंड नहीं है इसमें 8 आर्कटिक देश में। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डीप ओशन मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा, कौन सा मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मिशन की अवधि क्या होगी? 5 साल होगी, 2021 से लेकर 2026 तक। है क्या ये डीप ओशन मिशन? एक बहुमंत्री स्तरीय और बहुविषयक कार्यक्रम है। तो बहुमंत्री स्तरीय और बहुविषयक कार्यक्रम है कौन? डीप ओशन मिशन। ठीक है, और केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना माना जाता है कौन? डीप ओशन मिशन। है क्या डीप ओशन मिशन में? तो 6000 मीटर की गहराई पे पनडुब्बी ले जाना कितने? 3 व्यक्तियों को समुद्र में। पहली बात है कि मानो एक पनडुब्बी ले जाना 6000 मीटर की गहराई पे, वहां रिसर्च करना या अवलोकन करना, पहली बात है। उल्लेखनीय है अभी तक कुछ चुनिंदा देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस और चीन ऐसे प्रौद्योगिकी का विकास कर चुके हैं जो 6000 मीटर तक गहराई पे कोई मानव को लेकर पनडुब्बी जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि 6000 मीटर की गहराई पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल मिलते हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल में सबसे ज्यादा आपको देखो तो आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, कॉपर मिलता है। ये सब बहुत सारे धातु मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल बनाते हैं। उसकी खनन की बारे में ये रिसर्च करेगा, एक एकीकृत खनन प्रणाली विकसित करेगा कौन? डीप ओशन मिशन। ठीक है, भारत का एक लक्ष्य भी है कि $100 बिलियन से अधिक की ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करना। और $100 बिलियन से अधिक ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्र से जो भी है अर्थव्यवस्था का प्राप्त करना, तो उसमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल भी आ जाता है। तो $100 बिलियन से अधिक प्राप्त करना है, तो डीप ओशन मिशन इसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि डीप ओशन मिशन किसको सहयोग, कौन सहयोग कर रहा है? तो इसरो सहयोग कर रहा है। और यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 30 तक सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक घोषित किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 से 30 तक का कौन सा विकास दशक घोषित किया? तो सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक घोषित किया है। वहीं अगर भारत का देखें तो एक विजन आया था, न्यू इंडिया विजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स के लिए 2030, न्यू इंडिया विजन 2030। इसमें ब्लू इकोनॉमी को समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, जो ब्लू इकोनॉमी है ना, उसमें 10 महत्वपूर्ण, न्यू इंडिया विजन में 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र को चिन्हित किया गया था। उस 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ब्लू इकोनॉमी भी एक था, तो ये भी ध्यान रखना। ओईसीएम का हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे आगे का न्यूज रहेगा। तो पहले ओईसीएम देख लेते हैं क्या होता है। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स को बोला जाता है क्या? ओईसीएम। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स को क्या बोला जाता है? ओईसीएम। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। क्या बोलते हैं? अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। ये क्या है कि 2018 में जैव विविधता पे जो अब समय हुआ था, सीबीडी हुआ था, उसके 14वें सम्मेलन में ओईसीएम का कुछ परिभाषा दिया गया कि ओईसीएम में या अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय में क्या आता है। तो वो बोलता है परिभाषा कि संरक्षित एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया से पृथक एक ऐसा भौगोलिक रूप जो संरक्षित एरिया ना हो, और उससे अलग एक ऐसा भौगोलिक रूप के रूप में परिभाषित किया गया है जो जैव विविधता के यथास्थान, जो पहली बात क्या है कि वो प्रोटेक्टेड एरिया ना हो ओसीएम आने में। ठीक है, दूसरी बात है इससे अलग ऐसा भौगोलिक क्षेत्र हो जहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या हो? ज्यादा हो, और लेकिन वो इन सिटू हो, इन सिटू ना हो। इन सिटू का मतलब है कि जहां पे है उसको कहीं बाहर से इन्वेजन नहीं किया जा रहा है, बाहर से लाके बसाया नहीं जा रहा है, जहां का प्राकृतिक रूप है वही इन सिटू। तो जैव विविधता के यथास्थान के संरक्षण हेतु सकारात्मक और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के तरीकों को शासित और प्रबंधित है, शासित तरीकों से शासित और प्रबंधित है। तो कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि एक तो प्रोटेक्टेड एरिया में ना ये शामिल हो, प्रोटेक्टेड एरिया से जो पृथक कोई एरिया है उसमें बायोडाइवर्सिटी क्या हो? बहुत ज्यादा हो, जैव विविधता बहुत ज्यादा हो, और वहां के लोकल शासन द्वारा वो शासित भी किया जा रहा हो और प्रबंधित किया जा रहा हो, उसको ओईसीएम बोला जाता है। ठीक, बस इतना समझ गए ओईसीएम।
तो ओईसीएम के बताने के बाद अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ पड़ता है? ये गुरुग्राम में पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि अरावली जैव विविधता पार्क राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में मारदाना, नहीं, अरावली वो पर्वत है, ठीक है ना, वो उसकी बात नहीं किया जा रहा है रेंज की। यहाँ पे अरावली जैव विविधता पार्क है। यहाँ पे भारत का प्रथम ओसीएम स्थल बन गया है। प्रथम ओसीएम स्थल कौन बन गया है? और ये ओसीएम स्थल कौन देता है, इसका क्रेडिट कौन देता है? तो आईयूसीएन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? आईयूसीएन द्वारा दिया जाता है ये, ठीक। तो ये समझ में आया। दूसरी बात है कि विश्व आर्द्र भूमि के अवसर पे 2 फरवरी के अवसर पे गुरुग्राम में स्थित है अरावली जैव विविधता पार्क, उसको भारत का पहला ओसीएम स्थल घोषित किया गया। और किसके द्वारा किया गया? ये मान्यता प्रदान दिया गया आईयूसीएन द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, ठीक। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि रामसर स्थल भारत में कितने हो गए हैं? 49 हो गए हैं। अगर देखें तो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है भारत में 49 स्थल। पहले इससे पहले 47 थे, अभी 2 जोड़ दिए गए। कौन? खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो गुजरात में पड़ता है, बखेरा वन्यजीव अभयारण्य जो यूपी में पड़ता है, इसको दोनों को जोड़ के क्या बन गया? 49 बन गया। हमने बहुत सिंपल में जितने आर्द्र भूमि है उसको 10 मिनट के तहत इंडिया और यूपी का भी सम्मिलित किया। आप वो वीडियो जरूर देखना, मानचित्र के थ्रू बताया गया है और अपडेटेड है, तो इससे क्वेश्चन बनना पक्का है। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो वो 10 मिनट वाला वीडियो ढूंढ के, रामसर साइट दिया है एक इंडिया का और दूसरा यूपी का। यूपी में कितने हो गए हैं रामसर साइट? 10 हो गए हैं। तो आई होप कि वहां से कवर करेंगे और कुछ नहीं, यहाँ से ज्यादा पूछा जाएगा और ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है यहाँ बनने के क्वेश्चन। देखो एक और बात जान लो कि 14 अगस्त 2021 को 4 नए आर्द्र भूमि को घोषित किया गया था। इससे पहले तो अभी 2 बताया था, इससे पहले 4 आर्द्र भूमि को घोषित किया गया था रामसर साइट में। वो 4 कौन थे? तो 2 गुजरात के थे और 2 हरियाणा के थे। 2 गुजरात के कौन थे? बदवाना आर्द्र भूमि, थोलझील वन अभयारण्य ये थे। हरियाणा के भिंडवास वन अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान था। तो ये आप लिस्ट जरूर देख लेना, इससे क्वेश्चन जितना बनना था वो बता दिया गया, समाहित कर दिया गया, करंट में यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को TX2 अवार्ड मिला। एक्चुअली में ये TX2 नहीं है, टाइगर को डबल करना, टाइगर को मल्टीप्लाई करना, डबल करना, तो ये हम लोग TX2 बोल देते हैं, बट है क्या? T×2, ठीक है। TX2 अवार्ड दिया जाएगा इसको सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य। कहाँ है सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य? देखो ये जो बारदिया नेशनल पार्क है नेपाल का, इसको भी TX2 अवार्ड दिया गया। TX2 अवार्ड किसको दिया गया? वर्दिया नेशनल पार्क को। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को भी दिया गया। ये एक बार कंफर्म करिएगा आप लोग, ये हमारे ख्याल से तमिलनाडु में है, ठीक है, इसको दिया गया, ठीक। तो तमिलनाडु में सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को दिया गया TX2 अवार्ड, और वर्दिया नेशनल पार्क को भी जो नेपाल में स्थित है उसको TX2 अवार्ड दिया गया, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि TX2 अवार्ड में कौन कौन संगठन या कार्यक्रम भागीदारी करते हैं। तो देखो CATS कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल ये भी होता है, ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, पैंथेरा, UNDP, लायंस शेयर, और नेक्स्ट है वन जीव संरक्षण सोसाइटी, ये भी भागीदार है इसमें, ठीक। अगर देखें तो WWF भी इसमें भागीदार है। तो ये सारे भागीदार हैं TX2 अवार्ड या टाइगर को डबलिंग करने के पीछे। कुछ भारत के ये जो वन रिपोर्ट आया है 2021 वाला वन रिपोर्ट, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 17वीं वन देखें, 17वीं ये वन स्थिति रिपोर्ट था, ISFR था, ठीक है। इसमें देखें तो कुल आच्छादित देखें वन और वृक्ष की, तो आच्छादित कितना एरिया है? तो 24.62 एरिया है, ध्यान रखना 24.62 एरिया। लेकिन केवल वन आवरण वाला देखें तो ये केवल वन आवरण 21.71 है, और इसमें से अगर 21.71 घटा दोगे तो वो टोटल वृक्ष आवरण निकल जाएगा। वो परसेंटेज में है, हम क्यों घटाएं, वहीं से देख लेते हैं। तो वृक्ष आवरण में देखें तो 21 कितना है? 71 है, और केवल नहीं, ये हमारा बना आवरण है। वृक्षावरण में देखें तो कितना है? 2.91 है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 24.61 क्या हो जाएगा? वन और प्लस वृक्षा आवरण, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? 24.62 बनाएगा। सर्वाधिक बना आवरण प्रतिशत वाला अगर देखें तो कौन होगा? मिजोरम होगा। ध्यान रखना ये 80 से ऊपर एक ही राज्य है जो 80% से ऊपर है, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश 79.33%, ये अरुणाचल प्रदेश है इसके बाद, मिजोरम के बाद, और तीसरे नंबर पे है मेघालय, ठीक। अगर वहीं ICFR की बात करें तो टोटल 2021 में ISFR की बात करें 2021 में तो बनावरण में कितना लगभग वृद्धि हुआ है? तो ये ध्यान रखना
1540 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ, वृद्धि हुआ पहले की अपेक्षा। ठीक है, और वृक्षावरण में देखो तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वहीं वनावरण में कितना, 1540, वृक्षावरण में कितना, 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर कुल मिला लें वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के कितना वृद्धि हुआ है, तो 2261 मतलब 2261 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। क्या, वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला ले तुम। अगर वहीं देखें तो फॉरेस्ट कवर एरिया में की बात करें तो राज्य वनावरण में जो वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा अगर वृद्धि देखें तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। वनावरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वृक्षावरण की बात नहीं होती। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पे तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर का, वहीं उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर, झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा याद रखना करीब करीब है जो आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे और तेलंगाना दूसरे नंबर पे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर हम सर्वाधिक वनावरण 5 क्षेत्रफल के हिसाब से 5 राज्य देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाला 5 राज्य, तो सबसे पहले नंबर पे है एमपी, दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे उड़ीसा, पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र। वहीं यूपी की बात करें फॉरेस्ट कवर में, तो ये 6.15% फॉरेस्ट कवर है टोटल भूमि का। कितना, 6.15%। ठीक है, अगर पूछे कि क्या उत्तर प्रदेश में अभी कुछ वृद्धि हुआ है 2019 के सापेक्ष में, जो 2021 आया है रिपोर्ट वनावरण वाला, तो नहीं, हाँ 12 वर्ग किलोमीटर का हुआ है। बहुत बढ़िया इंक्रीज है, कितना, 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किसका, जो आईएसएफआर 2019 और आईएसएफआर 2021 में तुलना किया जाए तो 19 के सापेक्ष में 12 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में वनावरण क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। अगर देखें उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण तो कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो ये जरूर याद रखना, 7421 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण है। ठीक है, 2021 के अनुसार। वहीं अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण कहाँ पाया जाता है, कौन से जिले में, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, तो सबसे कम पाया जाता है भदोही में, उसके बाद मैनपुरी में, देन देवरिया में। तो 3 जगह सबसे न्यूनीकरण की बात हो रही है। सर्वाधिक वनावरण की बात करें तो सबसे ज्यादा सोनभद्र में पाया जाता है, देन चंदौली में, देन चित्रकूट में। तो सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है वनावरण का। वहीं अगर देखें इंक्रीजिंग, सबसे न्यूनतम वनावरण कहाँ पाया जाता है, तो भदोही में, उसके बाद मैनपुरी में, और लास्ट वन इसमें तीसरे नंबर पे देखें तो देवरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी में देखा जाए, यूपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण देखें तो 3 राज्य हैं। एक तो होगा पहले नंबर पे सोनभद्र होगा, कौन होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सोनभद्र होगा, दूसरे नंबर पे खीरी होगा, ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या होगा, मिर्जापुर होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। अगर देखें तो आईएसएफआर के 2021 के रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 33% से ऊपर वन क्षेत्रफल वन आच्छादित है, 33% से ऊपर, तो वो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और 5 ऐसे राज्य हैं जो जिनका भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक क्षेत्रफल क्या है, वन आच्छादित है। मतलब अगर कहें कि 75% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित कौन से, कितने राज्य हैं भारत में, टोटल तो 5 हैं, ध्यान रखना। ठीक है, वो 5 कौन कौन है, लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार है, और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यही 5 हैं। ठीक, अगर मैंग्रोव की बात करें तो कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल देखा जाए तो 2992 वर्ग किलोमीटर है मैंग्रोव का। 4992, सॉरी हम 2000 बोल दिए थे, तो 4992। वहीं देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित बोला जाए कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो पश्चिम बंगाल है। हमेशा मानना पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैंग्रोव में वृद्धि देखा जाए 2019 के सापेक्ष में 2021 में कितना वृद्धि हुआ है, तो 17 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है, 17 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, टोटल कितना है, तो ये 5000 से थोड़ा सा कम है, बस 8 जोड़ दोगे तो 5000 बन जाएगा वर्ग किलोमीटर किसका, मैंग्रोव क्षेत्रफल का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 4992। ठीक, और सबसे ज्यादा मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। ठीक, वहीं विश्व के वन संसाधन आकलन में की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, रूस में पाया जाता है, देन ब्राजील में, देन कनाडा में। तो ये 3 याद रखना, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ये रूस, देन ब्राजील, देन कनाडा। क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक, परसेंटेज की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन ध्यान से देखना। नेक्स्ट है काजू वैली आर्द्र भूमि तमिलनाडु का 16वां क्या बना, पक्षी अभ्यारण्य बना। तो ये काजू वैली आर्द्र भूमि पूछा जा सकता है, कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, और 16वां पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का बना। वेरी इंपॉर्टेंट। जो काजू वैली है वो आर्द्र भूमि को पुलिकट झील के बाद देखा जाए, पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दक्षिण भारत की बात कर रही है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो चिल्का है। चिल्का के बाद, ठीक है, पुलिकट का नाम आता है, पुलिकट का नाम आता है, उसके बाद ये आएगा केजू वैली। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। डब्ल्यूएचओ ने देखो नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश डब्ल्यूएचओ द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है।
हमने बताया कि ये 6 प्रमुख वायु प्रदूषकों पे वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किया है। कौन कौन से हैं? ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, पीएम 2.5 और पीएम 10 है। वहीं पे भारत एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालता है वो कितने? ये 8 एयर पोल्यूटेंट को देखता है। ये 8 एयर पोल्यूटेंट के पे निकालता है, जिसमें से 6 के 6 तो ये हैं ही है, प्लस 2 और हैं। एक कौन है? एक है अमोनिया और दूसरा है लेड। एक है अमोनिया और दूसरा है लेड। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये 8 गैस है। तो वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश को और कठिन कर दिया। अब डब्ल्यूएचओ के जो नए मानक स्तर आ गए हैं, अब उसके हिसाब से हमें क्या होगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स देखना होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीएम 2.5 का वार्षिक औसतन कितना होना चाहिए? तो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पीएम 10 की बात करें तो 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो 10 बोला गया है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो 40 बोला गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बोला जाए तो 4 बोला गया है। ओजोन का 60 बोला गया है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब इसके नए मानक तैयार हो गए हैं। ये मानक के रूप में पूछे जाएंगे। तो एक बार रिवीजन देखो, पीएम 2.5 का सांद्रता कितना औसतन होना चाहिए? तो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब सबका में हम लास्ट में ये नहीं बोलेंगे माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, अब सिर्फ हम डाटा देखेंगे। पीएम का कितना है औसतन होना चाहिए? सांद्रता 10, औसत वार्षिक औसत हो रहा है 15। वही NO2 का देखें तो 10, सल्फर डाइऑक्साइड का देखें तो 40 और कार्बन मोनोऑक्साइड का देखें तो 4 और ओजोन का कितना 60 रखा गया। ठीक। अब आ जाओ स्मार्ट टॉवर की बात करें तो आनंद विहार में नई दिल्ली में भारत का पहले क्रियाशील स्मार्ट टॉवर लगाया गया। तो नई दिल्ली के आनंद विहार में जो स्मार्ट टॉवर लगाया गया है वो क्रियाशील पहला टावर है, क्रियाशील। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है एनसीपी के तहत, उसके लिए एक वायु प्रदूषण नियमन के लिए प्रण नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो प्रण नामक पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का अगर स्मार्ट टावर पूछा जाए तो नोएडा में स्थापित हुआ। और कहाँ कहाँ स्मार्ट टावर लगाए गए हैं? तो चंडीगढ़ में भी लगाया गया है। ठीक है। और कनॉट प्लेस में भी नई दिल्ली में लगाया गया है क्या? स्मार्ट टावर। देखो, पराग कैलेंडर की बात करें तो सिंपल सा है कि पराग से क्या है? पराग को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन। पॉलन एलर्जी बहुत लोगों को होता है। तो पीजीआई जो चंडीगढ़ है, पीजीमर जिसको बोलते हैं, चंडीगढ़ और पंजाब विश्वविद्यालय ने क्या किया है? एक पराग कैलेंडर तैयार किया है। और उस कैलेंडर से ये पता चलेगा कि कब किस सीजन में पॉलन एलर्जी या पॉलन से जो अस्थमा बढ़ जाता है या एलर्जी हो जाता है, वो कब पीक देखा जाता है। तो उस समय वो इस कैलेंडर को देख के वो क्या कर सकते हैं? इसको एलर्जी को रोक सकते हैं। नाक के ऊपर मास्क लगा के जा सकते हैं। तो पराग कैलेंडर सिंपल सा वर्ड में यहाँ बताया, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ खोला गया? तो तमिलनाडु सरकार ने देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना किया। ठीक है। ये आदिरामपट्टिनम से अम्मापट्टिनम तक विस्तारित है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर में। भारतीय वन जीव संस्थान के अनुसार डुगोंग भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। डुगोंग को सी काउ भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, सी काउ बोला जाता है। और ये एक मेमेलिया है। क्या है? मेमेलिया है, स्तनधारी है डुगोंग। तो ये भी आपको हो सकता है कि इस बार के साइंस वाले में देखने को मिल जाए। तो डुगोंग को सी काउ बोलते हैं, मेमेलिया है अर्थात स्तनधारी है। कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में? तो ये ध्यान रखना, मन्नार की खाड़ी में मिलता है, पाक की खाड़ी में मिलता है, कच्छ की खाड़ी में मिलता है, अंडमान और निकोबार में मिलता है। अंडमान और निकोबार में। एक ध्यान रखना, यहाँ पॉइंट आउट करने की बात है कि लक्षद्वीप में ये नहीं मिलता है। कौन? सी काउ। तो लक्षद्वीप में नहीं मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जिसको IUCN बोलते हैं, उसके सूची में ये डुगोंग है वो वनरेबल में शामिल है। किसमें? वनरेबल में शामिल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन फैक्ट है कि UNEP ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, अब ये लेड फ्री घोषित कर दिया पूरे विश्व को। 2021 में, जुलाई के 2021 में अल्जीरिया था, वो शीशा युक्त पेट्रोल से फ्री हो गया। ये लास्ट अंतिम देश बना और इसी के साथ पूरा विश्व लेड से फ्री हो गया। कौन? शीशा युक्त पेट्रोल से फ्री हो गया विश्व। देखो, शीशा युक्त पेट्रोल यूज कब से हुआ था? तो स्टार्ट हो गया था 1922 में। 1970 तक आते आते पूरे विश्व में फैल गया था। ठीक है। और उसके बाद उसको धीरे धीरे बंद करते करते अभी 2021 में ये शीशा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति मिल गई। और लास्ट देश था कौन? अल्जीरिया। ध्यान रखना। अब देखो, इंपॉर्टेंट है रमप्पा मंदिर और धौलावीरा। रमप्पा मंदिर को यूनेस्को में 39 और धौलावीरा को 48 नंबर का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये 44वीं बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में हुआ था। चीन के कहाँ? चीन के फुजोउ में हुआ था 44वें बैठक। उस 44वें बैठक में 34 नए स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 34 जो शामिल किया गया 44वें बैठक में। तो 29 सांस्कृतिक थे, 5 प्राकृतिक स्थल थे 34 में। अब उसी में घोषित किया गया कि इंडिया के, यहाँ पे अभी तो नहीं, आगे बात आएगी। इसी बैठक में ब्रिटेन की एक लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी है। कौन? ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल
सिटी है उसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया है। विश्व धरोहर के दर्जा किससे छीना गया है 44वें बैठक में? तो ब्रिटेन के लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी से छीन लिया गया। लिवरपूल कब शामिल हुआ था? तो 2004 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। और अगर देखें तो विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोने वाला ये विश्व का तीसरा स्थल बन गया। तीसरा स्थल है कौन? लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी जो ब्रिटेन का है। तो दो और कौन है? तो दो और हैं, जर्मनी के ड्रेसडेन में स्थित एल्ब घाटी है और ओमान की अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी है। अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी कहाँ की? ओमान की। इन दोनों का भी ये विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया था। तो तीसरा हो गया कौन? लिवरपूल मैरीटाइम, और पहले नंबर पे बताया जर्मनी एल्ब घाटी का छीना गया था, ओमान का अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी का छीना गया। अब देखो 44वें बैठक में रमाप्पा मंदिर है उसको शामिल किया गया और सैंधव स्थल धौलावीरा को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। रामाप्पा मंदिर को 39वां नंबर, धौलावीरा को 40वां शामिल किया गया। इस तरह से इंडिया क्या हो गया? सुपर 40 क्लब में शामिल हो गया। सुपर 40 क्लब में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्रिप्शन में शामिल होने वाला भारत हो गया अभी लेटेस्ट। तो भारत में कुल 40 स्थल हो गए हैं। 32 कैसे हैं? सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है, कंचनजंगा। तो ये ध्यान रखना, बस ये 40 याद रखना। अब 40 जो हमने पढ़ा सुपर 40 क्लब में, तो ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सुपर 40 क्लब में नहीं है। तो ये देखना होगा कि इसके लिए कि इटली है सुपर 40 में, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है और चीन है। ऐसे देश जो सुपर 40 क्लब में शामिल है। तो कौन? इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और चीन, ये सुपर 40 में। अब इंडिया भी शामिल हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना राज्य में मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में अवस्थित है। कौन? रमप्पा मंदिर। अगर देखें तो ये काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। ठीक, दूसरी बात है इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के एक सेनापति थे। कौन? रेचरला रुद्र रेचारला रेचारला रुद्र द्वारा ये रमप्पा मंदिर का निर्माण कराया गया। अगर मुख्य मूर्तिकार का देखें नाम तो रमप्पा था, इसी के साथ ही इसको रमप्पा मंदिर बोला जाता है। इसमें स्थापित कौन है देवता? तो रामलिंगेश्वर स्वामी है इसमें मंदिर में, इसलिए इसको रामलिंगेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। शिव मंदिर होने के कारण इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। और मार्क पोलो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क पोलो ने इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा बोला था। कौन? मार्क पोलो ने बोला था कि दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा किसको बोला था? रमप्पा मंदिर को बोला था। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में या सिंधु सभ्यता में शामिल होने वाला ये ऐसा नहीं है कि धौलावीर पहला है। इससे पहले मोहनजोदड़ो क्या हो चुका है? शामिल हो चुका है 1980 में। तो ये सिंधु सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। कौन? धौलावीरा, 5वां। तो इससे कौन कौन बड़ा है? तो हरियाणा का राखीगढ़ी है, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वारी वाला के बाद धौलावीरा का नंबर आता है बड़ा में देखा जाए तो। गढ़वारी वाला तो सबसे बड़ा कौन? अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में सबसे बड़ा कौन है? हरियाणा का राखीगढ़ है, देन धौलावीरा का नाम आता है। लेकिन ओवरऑल सिंधु सभ्यता का पूछा जाए तो क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा सबसे ज्यादा, देन हड़प्पा होगा, हड़प्पा के बाद हमारा राखीगढ़ी होगा और उसके बाद गढ़ीवाला होगा, गढ़वारी वाला होगा, देन क्या होगा? धौलावीरा होगा। ये सीक्वेंस था, हमने बता दिया। ठीक, तो ये गुजरात में पड़ता है और धौलावीरा। इसके अलावा अगर देखें तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ में स्थित है ये धौलावीरा और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। गुजरात में और कौन विश्व धरोहर शामिल है? तो धौलावीरा के अलावा अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर भी इसी में जुड़ा हुआ है। चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क भी स्थित है, विश्व धरोहर में शामिल है, और रानी की वाव। तो 3 के साथ एक और जुड़ गया धौलावीर। गुजरात में 4 हो गए कौन विश्व धरोहर में शामिल होने वाले सूची में। ठीक, नेक्स्ट इसी में एक इंपॉर्टेंट है जो 44वीं बैठक हुई थी। तो रोमानिया के रोसिया मोंटाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची के साथ साथ संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किसको किया गया है? रोसिया मोंटाना माइनिंग लैंडस्केप। कहाँ है? रोमानिया में है। तो अगर देखा जाए तो संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में अब टोटल कितने हो गए हैं? 52 स्थल हो गए हैं। टोटल कितने हो गए? 52 स्थल हो गए हैं संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची। ठीक, तो इन्वायरमेंट हम खत्म करके अब आ जा रहे हैं हम डिफेंस पे या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो देखो इन्वायरमेंट खत्म किया, इसमें सबसे ज्यादा देखना है कि जो बाघ अभ्यारण्य बने हैं, बाघ अभ्यारण्य टोटल अभी 52 हो गया, लेकिन अभी ये अपडेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है इसको हमें पता नहीं चल रहा है इससे, तो हम इससे कवर नहीं कर रहे हैं बाघ अभ्यारण्य को। तो बाघ अभ्यारण्य टोटल कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। आप फॉलो करेंगे 50 से लेके 52 तक का जो 54 हो गए टोटल, 54 शायद हो गया, 54 हो गए हैं या 52 हो गए हैं, हमारे ख्याल से 54 हो गया। ये एक बार देख लेना बाघ अभ्यारण्य। तो 50 से लेके जो अभी तक बने हैं उसके डिटेल में देख लेना एक बार लिस्ट। अगर नहीं होगा तो हम इसी वीडियो के कमेंट में ये 50 से लेके 54 तक डाल देंगे। लेकिन आपको शर्त यही है कि जब आप बोलोगे कि हाँ सर डाल दीजिए तब डालेंगे। ठीक है, कमेंट करना पड़ेगा। अब आ जाए गगन का उड़ान परीक्षण हुआ।
तो गगन क्या है? गगन को अगर देखें तो फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसी को गगन बोला जाता है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन को बोला जाता है गगन। तो गगन का उड़ान परीक्षण किया गया है, ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर देखें तो इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, इंडिगो जो फ्लाइट है वो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके विमान उतारने वाले देश की पहली एयरलाइन है। कौन? इंडिगो। तो गगन का उपयोग भी कौन किया? इंडिगो ने किया। अब देखते हैं कि ये जो जीपीएस सिस्टम है ये भारत द्वारा गगन का विकास किया गया है। तो और कौन कौन से कंट्री का है इसमें इंपॉर्टेंट है? तो विश्व के केवल 4 उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणालियां हैं जीपीएस सिस्टम, विश्व के 4 हैं, जिसमें भारत का कौन है? गगन है। वहीं वास क्या किसका है? अमेरिका का। इग्नोस है यूरोप का, और मसास है जापान का। सिर्फ 4 हैं जीपीएस आधारित प्रणाली जो हमारे क्या करते हैं कि किसी भी एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं या मार्गदर्शन करते हैं। तो इसमें गगन का, भारत का जो गगन है उसका पहली बार उपयोग किया गया किस विमान के द्वारा? लैंडिंग कर रहा था इंडिगो, उसके द्वारा किया गया। तो गगन का परीक्षण किया गया। तो गगन का परीक्षण जैसे ही कर लिया तो ये 4 विश्व के में 4 लोगों के पास अब हो गया क्या? जीपीएस प्रणाली जो एयर ट्रैफिक को देखता है, किसके पास हो गया? एक तो अमेरिका के पास था पहले से, यूरोप के पास था और जापान के पास था। अब भारत के पास अपना हो गया गगन। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर देखें तो इंपॉर्टेंट क्या है? मरासम का। मरासम के फुल फॉर्म से ही मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज टू सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये ध्यान रखना। तो मरासम के नाम से ही पता चल जाएगा कि कैसा सरफेस टू एयर मिसाइल है, पहली बात। दूसरी बात है कि इसकी कहाँ परीक्षण किया गया? तो ओडिशा के चांदीपुर से किया गया। ठीक, चांदीपुर से किया गया। और विकास किसके द्वारा किया गया मरासम का? तो डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री एआई द्वारा इसका विकास किया गया। ठीक, अगर रेंज करें देखें मरासम का रेंज तो 70 किलोमीटर रेंज है और इसकी 2 मैक की गति है। कितनी? 2 मैक की गति है, बस ये ध्यान रखना। देखो हंस एनजी नई पीढ़ी का ये प्रशिक्षण विमान है। तो सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि हंस एनजी ये क्या है? तो नई पीढ़ी का प्रशिक्षण विमान है। क्या है? नई पीढ़ी का प्रशिक्षण विमान कौन सा है? हंस एनजी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये भारत का प्रथम स्वदेशी उड़ान परीक्षण विमान हंस एनजी समुद्री परीक्षण का सफलतापूर्ण पूर्वक संपन्न किया। तो समुद्री परीक्षण किया गया किसका? हंस एनजी का। ठीक, हंस एनजी का निर्माण देखें तो कौन कौन किया है हंस एनजी का निर्माण? सीएसआईआर और सीएसआईआर राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला एरोस्पेस अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा किया गया। 2 सीटों वाला ये प्रशिक्षण विमान है। हंस विमान की प्रथम उड़ान देखें तो 1993 में हुआ था। अभी जो किया गया है वो हंस एनजी के नाम से किया गया है। ठीक, अब भारत में ड्रोन आयात पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ड्रोन आयात को क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? पहली बात की अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बूस्ट करने पे अब ज्यादा हम देख रहे हैं, आत्मनिर्भर बनना जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर ड्रोन के आयात पे प्रतिबंध लगा देंगे तो हमारी इंडियन इंडस्ट्री होगी, ड्रोन बनाएगी और क्या होगी? आत्मनिर्भर होगी। इसलिए ड्रोन आयात पे प्रतिबंध लगाया गया। ड्रोन पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन होगा। हम लोग संक्षिप्त में देख चुके हैं। तो ग्वालियर में देश का पहला ड्रोन स्कूल खोला जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो टोटल 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। कहाँ? एमपी में। तो एक तो ग्वालियर हो गया, 4 और कौन है? तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है और सतना। तो 4 ये और ग्वालियर 5वां। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय बजट जो 2022-23 है उसमें ड्रोन उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए 2 नई योजना का संचालन किया गया। एक तो ड्रोन शक्ति, दूसरा किसान ड्रोन। एक तो ड्रोन शक्ति और दूसरा किसान ड्रोन। ड्रोन शक्ति में हम क्या करेंगे? विभिन्न तरीके के ड्रोन बनाएंगे। किसान ड्रोन में क्या होगा कि किसान की कृषि के लिए जो किसान ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मूल्यांकन करने के लिए किया जाए ड्रोन का। ठीक है, तो इस तरह किसान ड्रोन में किसान के लिए फायदेमंद बनाया जाएगा ड्रोन का इस्तेमाल करके। ड्रोन शक्ति में हम पावर या हब के रूप में बनेंगे, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल प्रलय बनाया। इसका परीक्षण कहाँ किया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया। ठीक है, उड़ीसा में। प्रलय एक क्या है? लघु दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है कौन? प्रलय, ये ध्यान रखना। और ये सतह से सतह मार करता है कौन? प्रलय। नेक्स्ट प्रलय के बारे में देखें तो ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर, सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दूसरी बात है कि ये जितने पारंपरिक युद्ध से है ना, कन्वेंशनल वॉरहेड, उसको वहन के लिए ये डिजाइन किया गया। इसका रेंज कितना है प्रलय का? तो 150 से 500 किलोमीटर है। और इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन नामक एक वायुमंडलीय इंसेप्टर मिसाइल से व्युत्पन्न डेरिवेटिव की संज्ञा दी जा रही है। तब पृथ्वी रक्षा वाहन नामक एक
बाय वायुमंडलीय एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल के व्युत्पन्न डेरिवेटिव के रूप में संज्ञा दी जा रही है किसको, प्रलय को। नेक्स्ट है कि आईएनएस कुकरी सेवा मुक्त हो गई, आईएनएस कुकरी सेवा मुक्त हो गई। ये पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कार्बेट था, कौन, कुकरी, सेवा मुक्त कर दिया गया। इसका निर्माण कौन किया था, मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये 23 अगस्त 1989 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। तो अग्नि प्राइम प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यहीं पे होता है, ठीक है ना, ओडिशा के तट पे। ये भी क्या है, सरफेस टू सरफेस या सतह से सतह मिसाइल है। इसका रेंज क्या है, 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है, और ये परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल है। दूसरी बात करें तो ये एमआरबीएम है, जो पहले था एसआरबीएम, वहीं प्राइम क्या है, एमआरबीएम है, मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक। और 2 चरणों वाली ये कनस्त्रीकृत मिसाइल है, 2 चरणों वाला ये प्राइम अग्नि प्राइम ये कनस्त्रीकृत मिसाइल है। देखो हम तेज इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए तेज बोल रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन झटके से आएंगे, अगर आएंगे तो एक बार सुने रहोगे सही हो जाएगा, बहुत फोकस नहीं करना इस पे। आएंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए, हो सकता है नहीं भी पूछा जाए। तो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हाँ हमने पढ़ा है, ये बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन सही होना होगा तो जितना बताए हैं उसी से सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल ये सैंड के रूप में जाना जाता है, यही पूछ लिया जाए कि क्या है, तो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया। पोखरण रेंज राजस्थान में इसका क्या किया गया, परीक्षण किया गया, ठीक है। अब देखो कि ये हवा से सतह पे मार करने वाले, हवा से सतह पे मार करने वाले ये मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, और मारक क्षमता कितना है, 10 किलोमीटर है। ये हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है, सैंड के बारे में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सिप्री का रिपोर्ट आया है 2020 को लेकर, शस्त्र उत्पादक कंपनियों को लेकर। तो वर्ल्ड में क्या रहा उसके बारे में देख लेते हैं। देखो 2020 में 531 बिलियन डॉलर दर्ज की गई कितना, शस्त्र बिक्री से, ठीक है। और अगर 19 के सापेक्ष में देखें तो 1.3% वृद्धि हुई है सिर्फ शस्त्र के उत्पादन में, या मूल्य की वृद्धि में देखा जाए तो, ठीक। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत की कंपनियों के स्थान देखें तो 42वें नंबर पे एचएल है, 60वें नंबर पे आईओएफ है, और 66 नंबर पे बेल है। तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो भारतीय कंपनी कौन सा है युद्ध शस्त्र निर्माण में, तो एचएल है। वहीं अगर यहाँ पे इसकी बात करें, वर्ल्ड की बात करें सिर्फ 5, तो अमेरिका को छोड़कर कोई है ही नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबर 1 को जानना है। नंबर 1 पे 2019 में भी था, 20 में भी हो गया, लॉकहीड मार्टिन हो गया। 2 का स्थिति चेंज हो गया, दूसरे नंबर पे ये था ही नहीं टॉप 5 में, तो रेथियान टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर पे आ गया। तो ये सिर्फ हमको ध्यान रखना है। तो लॉकहीड मार्टिन का ये हो गया नंबर 1 कंपनी, शस्त्र उत्पादक कंपनी। वहीं भारत में देखें तो एचएल है सबसे बड़ा उत्पादक कंपनी शस्त्र का, ठीक। नेक्स्ट है पिनाक ईआर का सफल परीक्षण किया गया। पिनाक ईआर क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सफल प्रणाली है, कौन, पिनाक ईआर। पोखरण रेंज में इसका क्या किया गया, परीक्षण किया गया। और पिनाक एक मुक्त उड़ान फ्री फ्लाइट वाली बहु रॉकेट लॉन्चर क्या प्रणाली है। भगवान के शिव धनुष पिनाक के नाम पे इसका नामकरण किया गया है, ये ध्यान रखना। भगवान शिव के धनुष के पिनाक के जो धनुष है पिनाक के नाम पे इसका नामकरण किया गया। बनाया गया किसके द्वारा, तो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया। इसका रेंज क्या है, तो 38 से 48 किलोमीटर है, ठीक। देखो आईएनएस बेला नौसेना में शामिल हो गया। तो पनडुब्बी आईएनएस बेला भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया। इसी को प्रोजेक्ट 75 को कलवरी श्रेणी बोला जाता है, या स्कॉर्पियन श्रेणी का बोला जाता है, ठीक है ना। कलवरी श्रेणी बोला जाए या स्कॉर्पियन श्रेणी। इसमें 6 पनडुब्बियों को बनाया जाना था, तो इसमें बेला को क्या नौसेना को शामिल कर दिया गया, बेला। अब देखो इसमें 6 थे, और 6 के बारे में जान लो कि पहले नंबर पे कलवरी शामिल किया गया था, और उसके बाद चलते चलते हम लोग पहुंच कहाँ गए, बेला पे, ठीक है। बेला को नौसेना में शामिल कर दिया। और जला अवतरण बागीर और अभी लेटेस्ट बागसीर का जला अवतरण किया गया है पनडुब्बी में, ठीक है। तो बागसीर का अभी जला अवतरण किया गया है। तो ये लास्ट पनडुब्बी कलवरी श्रेणी का पनडुब्बी है जिसका जला अवतरण किया जा चुका है बागसीर का, और नौसेना को सौंप दिया गया है। तो बेला तक आते आते सौंप दिया गया है सबको। तो कलवरी, खंदेरी, करंज ये सबको सौंप दिया गया है। और बागीर को बहुत पहले जला अवतरण किया गया, अभी हाल ही में बागसीर को जला अवतरण किया गया है, ठीक है, जल में उतारा गया है। अब वहां से निर्माण होगा, निर्माण होने के बाद नौसेना को सौंप दिया जाएगा। तो स्कॉर्पियन श्रेणी का जो ये पनडुब्बी है डीजल इलेक्ट्रिक स्टील पनडुब्बी है, ठीक है, जो रडार से पहुंच से बाहर निकल सकती है, रडार के पहुंच से बाहर निकल सकती है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी कौन सी है, आईएनएस कलवरी है। देखो अभी बताया आईएनएस वागसेर का जला अवतरण हुआ, एक प्रोजेक्ट 75 के तहत ही बनाया जा रहा है। ये 6 पनडुब्बियों में श्रृंखला के क्या है, अंतिम है, तो ये बता चुके हैं। नेक्स्ट है आईएनएस विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। तो मुंबई स्थित नौसैनिक पुतगाम में इसको शामिल किया गया। विशाखापत्तनम द सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम पे इस युद्धपोत का क्या नाम रखा गया, युद्धपोत का नामकरण किया गया है, ठीक है।
आंध्र प्रदेश का एक शहर है विशाखापट्टनम, तो उसके नाम पे किया गया। द सिटी ऑफ डेस्टिनी बोला जाता है विशाखापट्टनम को। जो विशाखापट्टनम बनाया गया है ये 75% स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया और 25% विदेशी उपकरणों से बनाया गया। ये किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो परियोजना 15B के तहत बनाया गया। परियोजना 15B के तहत बनाया गया। ठीक है, मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर है लिमिटेड, उसके द्वारा ये बनाया जा रहा है। ठीक, अब देखो कि 15B के तहत निर्मित पोतों में विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंस युद्ध पोतों के नाम से जाना जाता है। तो विशाखापट्टनम श्रेणी के पूछा जाए युद्ध पोत कहाँ, विध्वंसक युद्ध पोत किस परियोजना से बनाया जाता है? तो परियोजना 15B के तहत बनाया जाता है। और इसी श्रेणी के दूसरी पोत आईएनएस मरमुगांव का जलावतरण 16 में किया गया था। कौन से? विशाखापट्टनम श्रेणी का ही। दो अन्य युद्ध पोत जैसे आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत, इस श्रेणी के दो अन्य युद्ध पोत शामिल किए जाएंगे। कौन? इम्फाल और सूरत हैं जो शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये परियोजना 15B के तहत ही आते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन आएगा तो 15B को लेकर बनाएगा। नेक्स्ट है रुस्तम 2 ड्रोन के बारे में। तो डीआरडीओ द्वारा रुस्तम 2 ड्रोन का स्वायत्त रूप से उड़ान भरने और लैंड करने का सफल परीक्षण किया। तो रुस्तम 2 ड्रोन है जो स्वायत्त रूप से उड़ान भर सकता है और लैंड कर सकता है। परीक्षण कहाँ किया गया? कर्नाटक में किया गया। बस इतना ध्यान रखना। और रुस्तम 2 को तपस BH-201 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तपस BH-201 के नाम से। नेक्स्ट है आईएनएस तुसिल का जलावतरण किया गया। ये 7वें युद्ध पोत आईएनएस तुसिल का जलावतरण किया गया। कौन से प्रोजेक्ट के तहत 7वां है? तो प्रोजेक्ट 1135.6 के प्रोजेक्ट के तहत 7वें युद्ध पोत आईएनएस तुसिल का जलावतरण किया गया। ठीक है, और ये जलावतरण यांतर शिपयार्ड कालिनग्राद रूस में संपन्न हुआ। कहाँ जलावतरण हुआ? कालिनग्राद रूस में संपन्न हुआ। तुसिल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रक्षा कवच। तलवार श्रेणी के स्टेल्थ निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों को डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। तो रूस द्वारा भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत तलवार श्रेणी के स्टील निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों को डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि अगर देखें तलवार श्रेणी में 3 युद्धपोत और कौन है? तो आईएनएस तेग, आईएनएस तरकस और आईएनएस त्रिखंड, ये भारतीय नौसेना में काम कर रहे हैं, तलवार श्रेणी के हैं। और 7वां 8वां युद्धपोत क्रमशः तुसिल और तमला होगा। तो ये जो तुसिल है वो 7वां होगा। 8वां कौन होगा तलवार श्रेणी का? तो तमला होगा। ठीक है, एक पूछा जाता है भारतीय तटरक्षक पोत, ये सार्थक क्या है? ये यही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो सार्थक क्या है? राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा और रक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक पोत है ये सार्थक। तो सार्थक क्या है? ये भारतीय तटरक्षक पोत है। ठीक है, पोत है और गोवा में इसको शामिल किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया। नेक्स्ट है कि अग्नि 5 का सफल उड़ान परीक्षण किया गया उड़ीसा के तट एपीजे अब्दुल कलाम। अगर नहीं मालूम है, अगर ये दिया गया है तो इसी को मारना। ठीक है, ज्यादातर परीक्षण यहीं पे वो किया जाता है। ये अग्नि 5 की रेंज देखें तो 5000 किलोमीटर है, लेकिन ये 8000 से 10 किलोमीटर तक इसका रेंज बढ़ाया जा सकता है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में जाना जाता है। कौन? अग्नि 5। ये मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A, ये भारत का टैंक है अर्जुन मार्क 1A। ये मुख्य युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाला ये अच्छे क्वालिटी का युद्ध टैंक है। भारी वाहन कारखाने अवड्डी चेन्नई को आदेशित किया गया है कि अर्जुन मार्क 1 टैंकों की आपूर्ति करे। ठीक है, तो ये चेन्नई से बनेगा और फिर से ये थल सेना को दे दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। आईएनएस ध्रुव की बात जान लो। आईएनएस ध्रुव क्या है? ये भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एवं समुद्री निगरानी पोत है। तो आईएनएस ध्रुव भारत एक तो मिसाइल का पता लगाएगा और दूसरी समुद्र की निगरानी करेगा, ये ऐसा पोत है। ठीक है, दूसरी बात है कि ऐसा करने वाला चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल हो गया। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस था, अब भारत भी शामिल हो गया। ठीक, आईएनएस ध्रुव की तैनाती के बाद। अब आ जाओ चैफ प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें तो ये डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। चैफ प्रौद्योगिकी का हम अगर देखें तो जोधपुर स्थित डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला ने डीआरडीओ की पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से उन्नत चैफ सामग्री और चैफ कार्टिज 118/I को विकसित किया है। मतलब कि डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है क्या? चैफ प्रौद्योगिकी। इसका है क्या? इस तकनीकी में विमानों की सुरक्षा हेतु काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। है क्या? बस सिंपल सा समझो कि अगर इतना पढ़ने लगे तो हो गया। ये मान लो एरोप्लेन उड़ रही है तो कोई मिसाइल आ रही है, मिसाइल क्या कर रही है कि अब मारने जा रही है एरोप्लेन का या किसी भी जेट का, विमान का। तो ये क्या करेगा? कुछ काउंटर ये मिसाइल को प्रतिबंधित करने के लिए क्या, जैसे फ्लेयर होते हैं ना, पटाखों में फ्लेयर होते हैं, उसी टाइप छोड़ेगा और पटाखा क्या करेगा? इससे टकराएगा और ये मिसाइल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो ये इसी को बोलते हैं काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम। ये
मेटल के कुछ छर्रे फेंके जाते हैं यहाँ पे, और उससे मिसाइल क्या होगा, टकराएगा और उस क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विमान तक पहुंचेगा नहीं। तो ये जेफ टेक्निक का मतलब होता है बेसिकली। तो डीआरडीओ ने इसका विकास कर लिया। संक्षिप्तियां हम लोग पढ़ चुके थे, युद्ध संक्षिप्तियां में युद्ध अभ्यास देख चुके थे, लेकिन यहाँ पे हमारा रिवीजन हो जाएगा और उसको हम लोग एक ब्रीफ रूप में देखेंगे। ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया था। यूक्रेन और रूस में युद्ध जब हो गया था, तो वहां से भारतीय नागरिकों को बचाव हेतु क्या चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अब धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है, ये सैन्य वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इस बार कहाँ हुआ, तो बेलगाम में हुआ। नेक्स्ट है कि पश्चिम लहर भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना और तट रक्षक सेना के बीच में ये अभ्यास हुआ, पश्चिम लहर। और संयुक्त समुद्री अभ्यास था ये भारत के पश्चिमी तट पे हुआ, भारत के पश्चिमी तट पे हुआ। लामितीय किसके किसके बीच में हुआ, लामितीय भारत और सेशल के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ, और ये हर 2 साल पे होता है। कौन, लामितीय। और कहाँ पे हुआ, तो ये सेशल्स में हुआ। कहाँ पे हुआ, सेशल्स में हुआ। और इसे, इसका मतलब क्या है, ये मेन क्यों हो रहा है, हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा मिलन क्या है, 40 से अधिक देशों के युद्धपोत उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा मिलन एक्सरसाइज किया जाता है। तो ये बहुदेशीय अभ्यास है और द्विवर्षीय होता है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो ये प्रत्येक 2 साल पे होता है, ठीक है। इस बार पूर्वी नौसेना कमान द्वारा विशाखापट्टनम में हुआ, कौन, मिलन एक्सरसाइज, ठीक है। 11वां संस्करण हुआ। वरुण 2022 कहाँ किसके किसके बीच में हुआ, तो भारत और फ्रांस के बीच में। ये कैसा अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है। कहाँ हुआ, तो अरब सागर में हुआ। वहीं देखें तो दस्तलिक किसके बीच में होता है, तो दस्तलिक होता है हमारा भारत और उज्बेकिस्तान में होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ये सैन्य अभ्यास है और इस बार कहाँ पे हुआ, यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में हुआ। सिलिनेक्स देखो, सिलिनेक्स नाम से पता चल रहा है कि इंडिया और श्रीलंका से है, नौसेना अभ्यास हुआ और ये 9वां संस्करण हुआ, ठीक है। अगर देखें तो विशाखापट्टनम में हुआ और बंगाल के खाड़ी में हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, केवल रिवीजन, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, ये सैन्य अभ्यास है। और ऐसा भी कजाकिस्तान में हुआ था। जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात में होता है, ये भी नौसेना अभ्यास है और अबू धाबी तट पे ये आयोजन किया गया। मालाबार 2021 भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान के बीच में ये नौसेना अभ्यास है, प्रत्येक साल पे होता है। इस बार फिलीपींस सागर में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। नेक्स्ट अगर देखें तो कोकड़ कहाँ पे हुआ, तो कोकड़ देखो, कोकड़ भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, नौसेना अभ्यास है और इंग्लिश चैनल पे है, इस बार हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। कोकड़ शक्ति भारत और यूके के बीच में होता है, ठीक है। और ये पहला त्रिसैनिक संयुक्त अभ्यास था, कोकड़ शक्ति। त्रिसैनिक मतलब वायु, जल और थल, ठीक। तो कोकड़ शक्ति भारत और यूके के बीच में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अल मोहेद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है, नौसेना अभ्यास है और इसके बारे में कोई और जानने की जरूरत नहीं है। कारपेट अभ्यास देखो, तो कारपेट अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ और कहाँ पे हुआ, ये नौसेना अभ्यास हिंद महासागर में हुआ, ठीक। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भारतीय नौसेना था वो कोविड-19 राहत अभियान चलाया था। मेडिकल ऑक्सीजन और विदेश से आवश्यक वस्तुओं का क्या क्या था, ये इसमें मेडिकल ऑक्सीजन और विदेशों से आवश्यक वस्तुओं को तेजी से क्या किया था, परिवहन सुनिश्चित किया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें 7 जो थे ना जहाज तैनात किए थे, जैसे आईएनएस कोलकाता था, कोची था, तलवार था, तबर था, त्रिंकन था, ये सब शामिल किए गए थे इसमें, ठीक। तो युद्ध अभ्यास 2021 किसके बीच में होता है, तो ये पहले युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में। इस बार कहाँ हुआ, तो अलास्का यूएस में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जिमेक्स किसके बीच में होता है, तो भारत और जापान के बीच में होता है। अजय वारियर किसके बीच में होता है, भारत और यूनाइटेड किंगडम, ये ध्यान रखना। मित्र शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, सैन्य अभ्यास होता है, इस बार श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। शांतिपूर्ण मिशन, ये एससीओ के सदस्य देशों के बीच में हुआ और ओरेनबर्ग रूस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट अगर देखें तो सूर्य ग्रहण किसके बीच में होता है, तो ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ। कैम्बियन पेट्रोल, ये 90 से अधिक देशों की भागीदारी रही, पूछा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। दक्षिण शक्ति अभ्यास भारतीय नौसेना, भारतीय तट बल, भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के द्वारा दक्षिण शक्ति अभ्यास किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ पे किया गया, जैसलमेर में किया गया, ठीक। अब नेक्स्ट है शक्ति किसके किसके बीच में होता है, तो शक्ति होता है हमारा भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति किया जाता है। ये भी सैन्य अभ्यास है, 2 वर्ष पे होता है, 2 साल पे होता है। पासेक्स किसके बीच में हुआ, तो भारत और रूस के बीच में हुआ, कहाँ हुआ, अरब सागर में हुआ। सिकमैक्स किसके बीच में, भारत और सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में हुआ। सिकमैक्स कहाँ पे हुआ, अंडमान सागर में हुआ। एक्वेरियम किसके बीच में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और मालदीव के बीच में होता है। इस बार कहाँ आयोजन किया गया इसका, तो कड्डू द्वीप, मालदीव, कड्डू
द्वीप मालदीव में इसका संस्करण हुआ। तो ये हमारा वैज्ञानिक परिदृश्य था जिसमें हम लोग युद्ध अभ्यास संक्षिप्त में पढ़े थे, उसको हमने एक ब्रीफ कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अब देखते हैं इंटरनेशनल या आर्थिक परिदृश्य को लेके आएंगे। वैज्ञानिक परिदृश्य तो खत्म हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच।